हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज के आज पहले पहले वीडियो में। तो जैसा कि हमने जो वादा किया था अपने आप से कि हम 27 जुलाई से सीरीज की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो मास्टर सीरीज प्रीलिम्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले हमें प्रीलिम्स को कंप्लीट समाप्त करना है एक बार बहुत अच्छे तरीके से। तो इस क्लासेस में आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर है, वो देखो आपके एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स और जो पीवाईक्यूज के बेस पे जो थीम निकाली गई है ना उनसे बेस्ड है। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए तो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का। आज पहला सेशन है और कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने पहले अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आज की हमारी पहली क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, कैसे भारत का संविधान अस्तित्व में आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब हम वहां से पढ़ेंगे यहाँ तक। शुरू में आपको लग सकता है थोड़ी हिस्टोरिकल, जैसे मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं ना उस तरीके को थोड़ा टोन मिल सकता है, क्योंकि संविधान सभा की स्टार्टिंग है ना। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उससे पहले बहुत सारे एक्ट आए थे, बहुत सारे एक्ट लाए गए थे। तो बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही स्टार्टिंग पृष्ठभूमि से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन सी होना चाहिए। तो चाहे पृष्ठभूमि मॉडर्न इंडिया से चली जाए, लग जाएगा आपको एक बार स्टार्टिंग में लग सकता है कि जैसे मॉडर्न इंडिया चल रहा है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि हमें पृष्ठभूमि में मॉडर्न इंडिया का ही थोड़ा कंसेप्ट है। बाकी इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि संविधान, वो सारे एक्ट वगैरह पढ़ेंगे सारे के सारे। इसके अलावा संविधान सभा के बारे में ईच एंड एवरी डायमेंशन जो जो फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन सभी को। और देन लास्ट में पढ़ेंगे हम कि जो संविधान के स्रोत है ना, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया गया था, किस किस जगह से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे दूं, जो कि ये जो हमारी सीरीज है स्पेसिफिक है प्रीलिम्स 2027 को टारगेट करके, लेकिन ये यूजफुल किन के लिए है। इसमें जो सिलेबस जो कवर होगा वो देखो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दो आप, उसके लिए एक तो उसके लिए यूजफुल हो सकता है। दूसरा अभी आरएएस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए, क्योंकि उसमें भी पॉलिटी पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स के अलावा यूपीपीएससी और बीपीएससी जिनका लगभग यूपीएससी से सिमिलर सिलेबस है। और भी एग्जाम्स जिनमें इंडियन जी की आती है, पॉलिटी पूछी जाती है और अच्छी खासी पूछी जाती है डिप के साथ, फैक्चुअल कंसेप्चुअल सभी प्रकार से हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हार्ड और ऐसे क्वेश्चंस भी। लास्ट में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले इसी सीरीज में, कि कुछ मिसलेनियस क्लास डाल के जिनका हम जब पेपर आता है तो हमें हवा तक नहीं लगती, इस तरीके के थीम्स को उठा के, इस तरीके के क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इस तरीके से भी कुछ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो पहला जो टॉपिक है आज का, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास से शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो पढ़ेंगे स्टार्टिंग में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तब से लेकर 1950 तक कंप्लीट। मतलब थोड़ा ज्यादा डिटेल्स से तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ में समरी देखेंगे कि कहाँ से कैसे सफर स्टार्ट हुआ था और कहाँ आके हमें मतलब एक लक्ष्य मिला, हमें लक्ष्य अचीव हुआ वहां तक। इसके अलावा ये सारे एक्ट जो हैं उसमें सारे चार्टर एक्ट्स वगैरह और यहाँ तक कि कैबिनेट मिशन वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फैक्ट तो कवर किए गए, एक इन्फॉर्मेशन और साथ दे दूं कि कुछ टॉपिक्स है ना उनको मैंने इस तरीके से कवर कराया है कि जैसे मेंस तक भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो भी कवर हो सके। कुछ एक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको इस तरीके से ही कवर कराया है। और साथ में कुछ मेंस के क्वेश्चन भी है पहले टॉपिक में, तो अगर आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा, वो तो जब जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वो टॉपिक कौन से हैं। तो पहला जो टॉपिक है कालखंड के बारे में, स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे तो 1600 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर पढ़ेंगे। उसके अलावा ये सारे चार्टर और एक्ट पढ़ते हुए हम लास्ट में जाएंगे 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा है ना उसके विकास तक। हम पहले इसी को कवर करते हैं, पहले वाले टॉपिक को। तो भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत होती कहाँ से है, होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को EIC जहां पे भी लिखा गया है इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, की स्थापना से लेकर हो गया। और ये सारे जो एक्ट आए हैं वहां से लेकर, और संवैधानिक शून्यता का युग कहा गया था 1600 से लेकर 1773 तक की अवधि को। पहले इसके बीच की पढ़े, इस बीच को बोला गया था संवैधानिक शून्यता की, मतलब इस बीच कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ ऐसा हुआ नहीं था जिसको हम संवैधानिक सुधार माने। 1713 में जो पहला एक्ट जो आया था ना उसको हम मान सकते थे कि यहाँ से संवैधानिकता की
और मतलब पहला कदम, पहला स्टेप रख दिया गया था। तो इन घटनाक्रमों को देखे, कुछ कालक्रम देखे, तो जैसे 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने एक चार्टर के माध्यम से इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया, उनको व्यापारिक एकाधिकार दिया था। इनको कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था, इसके व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। मॉडर्न इंडिया में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं किसकी, हमारे संविधान कैसे बना उसकी। उसके बाद में 1726 के आसपास 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट, जिसको बोलते हैं महापौर का न्यायालय, ये स्थापित किए गए। और न्यायिक जो संरचना है उसकी प्रथम नींव रखी गई जुडिशरी की। कौन से महापौर, यानी कि जो मेयर्स के कोर्ट है ना, वो स्टार्ट किए गए थे, जो 3 बड़े उस टाइम के प्रांत थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में। देन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764-65 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, जो दीवानी और जो दीवानी अधिकार हो गए, वो सारे के सारे किसके पास आ जाते हैं, इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों के पास आ जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते हैं। और यहीं से उनको जो प्रशासनिक नियंत्रण है ना, वो अपने हाथ में लेना यही स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 टर्म है, दीवानी और निजामत का मतलब होता है, निजामत होते हैं जिनमें कानून एवं व्यवस्था होती है। ये बक्सर के युद्ध के बाद में नवाब जो थे बंगाल के, उनके हाथ में थी। और दीवानी में राजस्व वसूली का काम होता था, ये कंपनी के हाथ में ले लिया था। इसके अलावा 1773 का जो विनियम अधिनियम है ना, इसकी 1773 जो है ना, वो किसका, कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं था इस काल में। 1600, मतलब ये 1600 से लेके 1773 की बात कर रहा है कि कोई भी संवैधानिक नियंत्रण नहीं था, भ्रष्टाचार था, मनमानी चरम पर थी। और यह स्थिति ब्रिटिश संसद में हस्तक्षेप के लिए बाध्य करने वाली थी। मतलब ये जो फेज स्टार्ट हो गया था ना, ये 1773 से पहले, तो जो व्यापार एकाधिकार के नाम पे आए हुए जो अंग्रेज थे, वो प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर चुके थे। इसीलिए हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया था, किसका, ब्रिटिश संसद का। कब, इसीलिए पहला जो अधिनियम लाया गया 1773 का विनिमय लाया गया, अधिनियम लाया गया। तो इसकी जो पृष्ठभूमि ये थी मैंने सारी बताई। और जो पहला अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में हम जाने कि पहला संवैधानिक कदम ये जो उठाया गया था। तो ब्रिटिश संसद का भारतीय मामलों में प्रथम हस्तक्षेप था, और कंपनी की अराजकता को दूर करने के लिए और वित्तीय संकट से उबरने के लिए। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा है ना, जो वित्तीय संकट में चली गई थी। वित्तीय संकट मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। इसको क्यों आया था, कैसे आया था, ये सारी डिटेल्स हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे डिटेल से। तो उससे उबरने के लिए इन्होंने क्या की थी, सरकार से लोन वगैरह मांगा था कुछ, और इसके बदले में उन्होंने ये अधिनियम, लोन तो दिया लेकिन ये विनियम लाया साथ में, उनपे ये थोप दिया था 1773 का। ये जो संसदीय सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी की दिशा में, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की दिशा में पहला कदम था। अब इसमें क्या क्या कुछ मुख्य प्रावधान थे जो इंपॉर्टेंट थे, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, देखो याद रखना। एक एक एक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एक्ट हैं जिनसे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैंने और भी डिटेल्स में, यहाँ तक कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी मैंने रखी है। थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ईच एंड एवरी डायमेंशन कवर करने की कोशिश की गई। 2026 का पेपर मैंने पिछली क्लास में दिखाया था कि क्या पूछ रहा, कैसे पूछ रहा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते ना हम। तो कोशिश की है कि इस बार अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है। बाद में जब रिवीजन होगा तो और डिटेल्स में मतलब अच्छे से कर लेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो कुछ मुख्य प्रावधान जो 1773 के एक्ट के थे, उसमें पहला है गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट किया गया था। जो बंगाल के राज्यपाल थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, पहले कौन थे, गवर्नर जनरल। जीजी याद रख लो, पहले स्टार्टिंग से बीजी को बना दिया, बंगाल गवर्नर जनरल को बना दिया क्या, गवर्नर जनरल। बीजी को जीजी बना दिया। और पहले कौन थे, WH, GGH, एच याद रखना, हेस्टिंग्स याद आ जाएगा आपको, GH गवर्नर जनरल, GH, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे। देन इसकी जो सहायता एवं सलाह के लिए 4 पार्षदों की एक परिषद का भी गठन किया गया। और ये प्रयास किया गया पहली बार कि जो निर्णय हो ना वो बहुमत से हो। मतलब 5 हो गए, 4 पार्षद हो गए, गवर्नर जनरल हो गया 5, और निर्णय कैसे लीजिए, बहुमत में। जिस टाइप 3 जने कम से कम होंगे ना, वो निर्णय माना जाएगा। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही। आगे चल के 1 साल बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे इसके सुप्रीम कोर्ट के, वो थे सर एलिजा एम्पे। जो थे सर एलिजा एम्पे नाम था इनका, जो पहले बने। इसके अलावा संसदीय जवाबदेही तय की गई। कंपनी के निदेशकों को भारतीय मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी उस टाइम पे जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो
अपनी जो भी रिपोर्ट होगी ना भारतीय मामलों से रिलेटेड, वो अब किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को। ये कहाँ पे सबसे पहली बार संसदीय जो जवाबदेही वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर थोपी गई थी 1773 के जो संविधान में ये जो अधिनियम लाया गया था उसके तहत। कुछ कमजोरियां भी थी इसकी, जैसे कि गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से निरस्त किया जा सकता था। गवर्नर जनरल को जो परिषद के बहुमत से निरस्त किया जा सकता है, यानी कार्यपालिका दुर्बल थी। अगर बहुमत हो जाए एक साइड में, एक कौन कार्यकारी परिषद के 4 पार्षद बहुमत में आ जाए तो फिर हटाया भी जा सकता था गवर्नर जनरल को। ये 1773 तक था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, वीटो पावर आ गई थी किसके पास? गवर्नर जनरल को। हमें आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो भौगोलिक सीमा की बात करें तो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंशिया स्वतंत्र रही थी 1773 तक, बिल्कुल स्वतंत्र थी, अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही थी, कोई नियंत्रण अपूर्ण था। बाद में मतलब ये नियंत्रण ला दिया गया था किसी के नियंत्रण में, किसके? बंगाल के जो गवर्नर जनरल है ना उसी के नियंत्रण में ला दिया गया था। किस किसको? बॉम्बे मद्रास को। स्टार्टिंग में ये 1773 तक तो इस अधिनियम को पारित होने तक भी ये क्या थी? स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी बॉम्बे मद्रास की। तो ये मेंस के लिए कुछ मतलब यहाँ पे मेंस जो लिखा हुआ है ना, इसको मैंने इस तरीके से पिक किया है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसके उसके उद्देश्य से कुछ बस लिखना होगा, हमें देखना होगा एक बार कि 1773 का अधिनियम संवैधानिक इतिहास का मील का पत्थर है। पहली बार संसद ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों के ऊपर उठकर जो प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया था, यह संसदीय सर्वोच्चता का कार्यपालिका प्राधिकार का प्रारंभ था। यहाँ से देखो एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कंपनी व्यापारिक जो कार्य है ना उनसे अलग उठकर अब वो प्रशासनिक कार्यों की ओर जो बढ़ चुकी थी ना, उस पर नियंत्रण रेगुलेशन का काम पहली बार किया गया था 1773 के बाद। 1773 का जो अधिनियम लाया गया था उसके तहत। तो ये सारी थी। अधिनियम ने भारत में संसदीय शासन की जड़ी डालने का प्रयास किया था, भले वो स्टार्टिंग में अपूर्ण थी लेकिन स्टार्टिंग हो गया था यहीं से ही। कुछ याद करने के लिए कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी और मुख्य न्यायाधीश प्रथम जो थे वो एलिजाइन पे थे। यहाँ पे देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जो कई सारे टॉपिक्स है ना एक कई बार रिपीट हो रखे हैं, तो आपको उसको इसी तरीके से लेना है कि रिवीजन हो रहा है। एक चीज मिस भी हो जाएगी तो बाद में सुन लेंगे, इस तरीके से नहीं, बल्कि एक ही क्लास में कई बार हो जाता है, कोई कई बार रिवीजन हो जाएगा आपका कई सारे टॉपिक्स का जो इंपॉर्टेंट है। तो 1773 का हम एक्ट देखिए, देन ये इतना ज्यादा सफल रहा नहीं। देन इसकी विफलता के उत्तर में लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया है इसको 1784, और यहाँ से द्विस्तरीय स्तरीय नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई जिसको दोहरा शासन बोला गया था, और ये आगे चल के 1858 तक लागू रही थी। ये जो दोहरी प्रणाली, ये दोहरी प्रणाली क्या थी? पहले था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से? कंपनी के प्रतिनिधि थे जिन्होंने कुछ शेयर्स वगैरह दिया था और कंपनी की स्थापना की थी, उनका व्यावसायिक अधिकार था और ये दैनिक व्यापार का प्रबंधन करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, उसमें 6 सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया मतलब नियंत्रण मंडल बना दिया गया, एक नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। इसका काम था राजनीतिक अधिकार देखना। भारत में राजनीतिक कार्यों की सर्वोच्च शक्ति दे दी गई किसको? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसको? नियंत्रण बोर्ड को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये कौन सी? 6 सरकारी सदस्य, राजनीतिक मामलों के सर्वोच्च प्राधिकारी। वहीं जबकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी बने, जो कंपनी जब बनी थी तो उसी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें कंपनी का प्रतिनिधि, व्यापारी मामले इनके लिए जिम्मेदार थे। वही ये देखो 1784 में ही, 1773 तक तो क्या था? वीटो पावर नहीं थी। 1784 में उसको पोस्टिंग वोट दे दिया गया, निर्णायक मत, परिषद पर प्रभुत्व का स्टार्ट हुआ। निर्णायक मत दे दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था ना निर्णायक मत कर सकता था किसी भी निर्णय को लेके। जैसे दो बराबरी की स्थिति में है पार्षद जो थे, तो निर्णायक मत कौन कर सकता है? तो जो गवर्नर जनरल है वो निर्णायक मत कर सकता था। भारतीय क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश भारत में अधीनस्थ क्षेत्र का आ गया था। ये सब पहली बार हुआ था कि जो ब्रिटिश भारत के अधीनस्थ क्षेत्र का आ गया, किसको? भारतीय क्षेत्रों को पहली बार 1784 के एक्ट में कहा गया था। जो क्षेत्र इसके ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ना उसके अधिकार क्षेत्र में थे, जिस पर ये काम कर रहे थे, प्रशासनिक नियंत्रण अपना स्टार्ट कर चुके थे, तो उनको पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र बोला गया था। भारत में ब्रिटिशों का नियंत्रण वाला क्षेत्र बोला गया 1784 में। ये याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं जोर दे के बता रहा हूँ। इसके अलावा दोहरी नियंत्रण प्रणाली थी जिसमें व्यापारिक नियंत्रण किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तो राजनीतिक नियंत्रण, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सा था? व्यापारिक नियंत्रण दिया गया था। ये आगे चल के 1858 तक ये चलता रहा। 1858 में जब वो क्रांति हुई थी ना 1857, उसके बाद इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, और इसको मतलब भंग कर दिया गया था इनमें से एक को। औपनिवेशिक यदि मतलब 1874 वर्षों तक भारत में शासन की धुरी रही, 1858 तक रही। भारत में अब केवल व्यापारिक उपनिवेश नहीं बल्कि राजनीतिक उपलब्धि स्थापित हो चुकी थी। कब?
1984 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब कुछ चार्टर अधिनियम आए गए थे, जिसको अधिकार पत्र अधिनियम बोलते हैं। ये चार थे, 1793 का, 1813, 1833 और 1853। ये सारों के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चार अधिनियम थे ना, ये इनके माध्यम से कंपनी ने अपने प्रशासनिक ढांचे को धीरे धीरे व्यापारिक से प्रशासनिक में पूर्णतः रूपांतरित करना स्टार्ट कर दिया। व्यापार से प्रशासनिक कंप्लीटली। अतः भारतीय शासन के केंद्रीकरण, विविध विकास और प्रतियोगी योग्यता इस सिद्धांत से उभरकर सामने आई थी। स्टार्टिंग की बात करें तो 1773 में क्या किया गया था। 1773 में जनरल को, जो गवर्नर जनरल है ना, उसको परिषद पर वरीयता मतलब ओवर राइड पावर दे दी गई और कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में क्या किया गया था, ये और डिटेल से पढ़ेंगे अभी नीचे हम। एक मोटा मोटा बता दूं आपको, एक याद रहेगा, एक रो याद रहेगी, मतलब एक तो भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1873। जो 20 साल बढ़ाया था व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ जो व्यापार था ना, वो भी कंटिन्यू था 20 साल के लिए। मिशनरियों को अनुमति दी गई। शिक्षा पर 1 लाख रुपए पहली बार था कि उन्होंने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनिवार्य रूप से खर्च करने की बात कही थी। इसके बाद 1833 का जो इम्पोर्टेंट है वो अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम। इसमें प्रथम भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का हो गया, पहले बंगाल का था, पूरे भारत का हो गया। इसके अलावा कंपनी व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग एवं भेदभाव निषिद्ध कर दिया गया। 1853 में क्या हुआ था फिर, विधि कार्यकारी परिषद अलग की गई, खुली प्रतियोगिता आई, कंपनी अधिकार पत्र अनिश्चित काल तक के लिए जारी रहा। मुख्य थीम क्या रही थी इस बीच, तो व्यापार से प्रशासन तक कंपनी का उद्देश्य बदलता गया धीरे धीरे। केंद्र से नियंत्रण सत्ता अधिक संगठित एवं उत्तरदायी हुई। विधि का शासन लाया गया, कानून निर्माण की संस्थागत ढांचा का विकसित हुआ था। इसी जो चार्टर अधिनियम का जो कालक्रम था ना, इसके बीच में तो रूल ऑफ लॉ आ गया। योग्यता निष्पक्षता 1853 में प्रतियोगी सेवा चयन की नींव पड़ी। स्टार्टिंग में जो है ना खुली भर्ती, जो आज हम जो दे रहे हैं यूपीएससी की, इस भर्ती की नींव पड़ी थी सबसे पहले 1853 के चार्टर अधिनियम से। तो अधिकार पत्र अधिनियम केवल कंपनी के प्रबंधन संशोधन नहीं थे, ब्रिटिश भारत के राज्य निर्माण स्टेट फॉर्मेशन की क्रमिक प्रक्रिया भी थी। तो ये सारी चीजें हमने देख ही ली कि ये सारी चीजें यही हैं, क्या क्या किया गया था ब्रीफ में। अब डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को। तो 1793 का अधिनियम पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय संकट की स्थिति थी और वो मतलब ये संकट जो था और ज्यादा गहरा होने लग गया था। प्रशासन पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता हो गई थी। किसको, ब्रिटिश सरकार को लगने लग गया कि इसके जो प्रशासन था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अच्छे से नियंत्रण करने जाने की जरूरत थी। गवर्नर जनरल की वरीयता शक्ति दी गई। परिषद की असहमति पर अंतिम निर्णय का अधिकार था। अगर परिषद मान लीजिए सहमत नहीं है तो भी, और गवर्नर जनरल के पास अंतिम निर्णय था, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, वो चाहता तो निर्णय ले सकता था, अपोजिट भी ले सकता था। वही व्यापारिक अधिकार का विस्तार कर दिया गया 20 साल के लिए। अब कंपनी के वाणिज्यिक हितों को अस्थायी सुरक्षा दे दी गई, बस 20 साल के बाद उनको समाप्त कर दिया गया। वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जवाबदेहिता तय की गई। शासन एवं व्यापार पर निगरानी को अधिक औपचारिक बनाया गया। 1793 की बात कर रहा हूँ, पहले चार्टर अधिनियम की। कार्यपालिका की शक्ति मजबूत हुई, प्रशासनिक केंद्रीकरण बढ़ा। कार्यपालिका पर प्रशासन का नियंत्रण बढ़ा था कब, 1793 में दी गई वरीयता शक्ति ओवर राइड पावर ने गवर्नर जनरल को प्रशासनिक निर्णयों में निर्णायक प्रधानता दी थी। किसको, जो गवर्नर जनरल है, किसको, उसको 1793 में। प्रीलिम्स के बेस पे कुछ फैक्चुअल मतलब हाथ के हाथ में इसका शॉर्ट समरी में रिपीट भी करवाता चलूंगा। तो एक्ट का नाम 1793 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की क्या शक्ति मिली थी इसमें, परिषद पर वरीयता मिली, ओवर राइडिंग पावर मिल गया, कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। प्रमुख उद्देश्य था कि कार्यपालिका की शक्ति को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। ये 1793 के चार्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान था। इसके बाद आता 1813 का अधिनियम। तो 1813 का जो अधिनियम था उस पर नेपोलियनिक जो नेपोलियन की जो वॉर थी ना, उस फेज की बात है। ईआईसी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ने लग गया। मुक्त ट्रेड, फ्री ट्रेड की बढ़ती मांग, ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि फ्री में ट्रेड करे, इसकी मांग बढ़ रही थी। दो, भारतीय व्यापार एकाधिकार का तो भारत में अभी जो कम ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार था कि बस ये ही व्यापार कर सकते थे भारत से, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल जारी रहा तो केवल एक चीज, चीन के साथ व्यापार जो था, उस व्यापार एकाधिकार चाय और चीनी का 1 साल के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। चाइना ट्रेड को जारी रखा गया था। वहीं 1 लाख रुपए सबसे पहली बार वार्षिक शिक्षा निधि के रूप में शिक्षा कंपनियों के लिए अनिवार्य योगदान कर दिया गया, कंट्रीब्यूशन किया जाएगा शिक्षा पर।
वहीं मिशनरियों की अनुमति हम धार्मिक शैक्षिक गतिविधियों पर विचार किया गया, मतलब अनुमति दे दी कि अब मिशनरी भी आकर यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। इस तरीके का जो एक्ट था पहले वो 1813 का था। कंपनी की भूमिका में परिवर्तन, व्यापारिक भूमिका घटी, प्रशासनिक भूमिका बढ़ती गई। तो कंपनी की भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ? व्यापारिक भूमिका घटी, प्रशासनिक भूमिका बढ़ी। प्रीलिम्स के बेस पर देखो तो व्यापार एक अधिकार भारतीयों का ब्रिटिश इंडियन का समाप्त कर दिया गया। चाइना के साथ ट्रेड जारी रहा। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और मिशनरियों को अनुमति दे दी गई। ये 3-4 चीजें जो आपको अलग से याद रखनी। इसके अलावा 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। तो इसमें क्या कहा गया? ये विस्तृत विश्लेषण था इसका, जो बेंथम और यूटिलिटेरियन, बेंथम का जो उपयोगितावाद था ना, यूटिलिटेरियन प्रभाव, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसको एकीकृत प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। बंगाल के गवर्नर को अब जो 1833 में है ना, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहले गवर्नर जनरल, फिर आ जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 और 1833 में आईजीजी। तो ये याद रखना, बी और आई, जीबीआई याद रखना, जीबीआई, जी और आई के बीच में बी। भारत के गवर्नर जनरल पहला कौन था? भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो आपको याद रखना वो वहां पे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। व्यापार एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ। अब कंपनी पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई। तो चाय और चीनी का जो व्यापार था चीन के साथ, अब उसको भी जो व्यापार एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 में। वही विधि आयोग का निर्माण किया गया। सबसे पहले लॉ कमीशन जो है उसका निर्माण किया गया। संहिताकरण के लिए आयोग की स्थापित किया गया, मतलब लॉ को, विधि को लिखने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए भी जो है लॉ कमीशन है उसको, उसकी शुरुआत की गई लॉ कमीशन की संहिताकरण के लिए। पहले इसके जो अध्यक्ष थे, इसको और डिटेल से जब हम लॉ पढ़ेंगे ना, लॉ के बारे में पढ़ेंगे, तब लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जो विधि आयोग था उसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। सिविल सर्विस की में जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दिया गया है कि अब सिविल सर्विस का पेपर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के आधार पर होगा, ना रंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। एकीकृत भारतीय प्रशासन, पूरे भारत के लिए अधिक एक रूप शासन की स्थापना पर बल दिया गया। विधायी परिषद अलग कर दी गई। कार्यकारी परिषद में विधायी परिषदों को पृथक कर दिया गया। कार्यकारी काम परिषद को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, संख्या बढ़ा दी गई। कार्यकारी काम परिषद का एक पार्ट कार्यकारी काम करता था, दूसरा विधायी काम करता था, कानून बनाने का। संकल्पनात्मक बिंदु यही है कि 1833 अधिनियम में कंपनी को शुद्ध प्रशासनिक निकाय की दिशा में निर्णायक रूप से बदला। आधुनिक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके आधार रखी थी। कब? 1833 का जो अधिनियम है उसमें आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की आधारशिला रखी है। कुछ प्रीलिम्स के बेस पे देख ले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, भारत का पूछ रहा तब विलियम बेंटिक आ जाएगा। लॉर्ड प्रथम विधि अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। भेदभाव जाति, धर्म, रंग के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भेदभाव नहीं था। कंपनी का व्यापार क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट अधिनियम है वो है 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में। तो एक तो पहले इस बार प्रीलिम्स तथ्यों को पहले देखेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से, फिर हम कंसेप्चुअल में जाएंगे और ज्यादा डीप जाएंगे। तो क्या क्या स्टार्ट हुआ था 1853, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो प्रसिद्ध है जो अपन सिविल सर्विस की स्टार्टिंग, जब खुली प्रतियोगिता की स्टार्टिंग हुई थी ना, सीधे ओपन भर्ती जिसको बोलते हैं, ओपन कंपटीशन की भर्ती, तो उसका प्रारंभ हुआ था, खुली प्रतियोगिता का स्टार्ट हो गया था 1853 से। और यह अधिकार पत्र अनिश्चितकालीन था। परिषदे की बात करें तो विधायी एवं कार्यकारी कार्य अलग अलग कर दिए गए। परिषदों का विधायी कार्य अलग से करेंगे, कानून बनाने का अलग से, कानून को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का कार्य अलग से करेंगी। कौन? जो परिषदें बनाई गई थी, जो परिषदें थी गवर्नर जनरल की परिषदें, भारतीय गवर्नर जनरल की। मुख्य परिणाम हुए थे आधुनिक सिविल सेवा की नींव रखी गई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि वहीं से आती है जहां मैकाले समिति की सिफारिश होती है और प्रतियोगी परीक्षा की आवश्यकता होती है। वहीं से 1853 के चार्टर एक्ट का अधिनियम है ना, उसकी पृष्ठभूमि निकल के आते हैं। विधायी एवं कार्यकारी परिषदों का पूर्णतः पृथक्करण किया गया। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट भी यहीं से आता है। खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो सिविल सर्विस में
योगी भर्ती की शुरुआत हुई थी, ये देख लिया हमने कि 1853 में हुई थी, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये। वही मैकाले समिति ने परीक्षा आधारित चयन के लिए प्रेरक संस्था कमेटी बनाई गई थी, मैकाले समिति, और उसने रिकमेंड किया था कि हम एग्जाम बेस्ड चयन की प्रेरक संस्था, मतलब एग्जाम जो चयन सिविल सर्विस के लिए जो चयन करेंगे ना, वो एग्जाम बेस्ड संस्था के माध्यम से करेंगे, और वहीं से स्टार्ट होती है खुली भर्ती, ओपन जो कंपटीशन है ना, उसका स्टार्ट होता है सिविल सर्विस के लिए। विधायी परिषद का विस्तार होता है। अब उनको कार्य बढ़ गए थे, विधायी कार्य, कानून बनाने के जो कार्य थे ना, जितने क्षेत्र थे वो ज्यादा बढ़ चुके थे 1853 के एक्ट में। और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब था आधुनिक शासन सिद्धांत को स्पष्ट झलक मिलती है यहाँ से। 1853 में ही योग्यता आधारित शासन एवं आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया था। तो ये 1853 के कुछ प्रावधान थे जो कि इम्पोर्टेंट है, इनमें सिविल सेवा भर्ती याद रखना, आप ये सारे याद रखना। इसके अलावा कंपैरिजन देखें इन चारों की, इन चारों को अगर, क्योंकि हम पढ़ तो लिए हमने, अब इन चारों को कंपैरिजन देखें तो 1793 वाला गवर्नर जनरल की वरीयता शक्ति को 20 वर्ष का एकाधिकार का विस्तार कर रहा था। 1813 को उस व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मिशनरियों को अनुमति देता है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। और भारत के 33 का में भारत का गवर्नर जनरल बना, व्यापार समाप्त कर दिया गया पूर्णतः, वो चीन के साथ बचा हुआ था ना, वो भी खत्म कर दिया। विधि आयोग का स्थापना और भेदभाव निषेध 1833 में हुआ था। और परिषदीय अलग खुली प्रतियोगी परीक्षा अनिश्चितकालीन अधिकार पत्र, ये कहाँ पे आया था? 1853 में। महत्व क्या था इन चारों का? पहले कार्यपालिक शक्ति को मजबूत किया था इसने 1793 में। व्यापारिक भूमिका घटी, शिक्षा एवं धर्म के लिए द्वार खुले 1813 में। शुद्ध एवं प्रशासनिक निकाय, धर्मनिरपेक्ष एवं एकीकृत शासन की शुरुआत कब हुई? 1833। और आधुनिक सिविल सेवा एवं शक्तियों के पृथक्करण, ऐसा आ जाए ना स्टेटमेंट, सभी से एक एक स्टेटमेंट बन सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आधुनिक सिविल सेवा एवं शक्तियों का पृथक्करण, मतलब ऊपर पूछ दे कि 1853 के अधिनियम के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही, और एक स्टेटमेंट दे देगी इसमें आधुनिक सिविल सेवा एवं शक्तियों के पृथक्करण का कंसेप्ट सामने आया था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसी प्रकार दे सकता है, तो यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट जरूरी है। और परिषद पर पहली मजबूत नियंत्रण 1793 का जो चार्टर एक्ट था ना, वहां पर परिषद है, जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, उस पर एक मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि केंद्र बिंदु क्या था इसमें? प्रशासन को मजबूत करने पर 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो बल दे रहा था। वहीं 1833 से पहले व्यापारिक अधिकार की आखिरी बड़ी टूट थी और संक्रमण का काल था। इस टाइम पे जो व्यापार एकाधिकार को छोड़कर अब कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक कार्यों में लगने के लिए तैयार थी, मतलब 1833 में। और सॉरी 1813 में तो स्टार्ट थी, 1833 में जब पूर्णतः व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया ना, तो पूर्णतः क्या हो गई थी? प्रशासनिक वो आ गए थे, निकाय हो गई थी। वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले हो गई। कुछ मतलब सुधार के काम के लिए जाना जाएगा, कौन सा? 1833 का। और अंतिम अधिकार पत्र अधिनियम जो है, जिसमें एक ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, मतलब योग्यता बेस्ड परीक्षा की शुरुआत हुई। इन चारों अधिनियमों को संयुक्त प्रभाव यह है हुआ, वो जो कॉमर्शियल कंपनी थी, मैंने बताया था उसकी आइडेंटिटी थी एक व्यावसायिक कंपनी के रूप में, वो घट गई थी, समाप्त हो गई थी धीरे धीरे। उसकी जगह पे अब ब्यूरोक्रेटिक स्टेट अपरेटस विकसित हुआ था, मतलब प्रशासनिक कार्यों में पूर्णतः वो धीरे धीरे उस और मुंह कर चुकी थी। कौन? जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। इसके अलावा ये वही है सारे के सारे, आप इसको देख लेना, इसमें और भी सोर्स से दे रखा है क्या क्या हुआ था। सिविल वही है, लगभग हमने सारे देख ही लिए। याद करने के लिए देखो, 1793 कार्यपालिका की शक्ति, 1813 में व्यापारिक टूट मतलब केवल 20 वर्ष का एकाधिकार बचा था, वो भी चीन के साथ, चीन और चाय का। और 33 में वो भी पूर्णतः समाप्त हो गया। इसका मतलब ये था कि प्रशासनिक रूपांतरण हो गया, और प्रशासनिक रूपांतरण हुआ तो अब अधिकारी चाहिए, और अधिकारी चाहिए तो क्या करना होगा? मतलब कि अधिकारी आए कहाँ से? उसके लिए स्टार्ट की गई प्रतियोगी सिविल परीक्षा, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया था ना, पूर्णतः समाप्त कर दिया व्यावसायिक एकाधिकार को। तो 33 में तो 53 में 10-20 साल में उनको रियलाइज हुआ कि अधिकारी चाहिए, तो ओपन भर्ती की स्टार्ट हुआ 1853 से। फिर 1853 के बाद में 1857 का विद्रोह होता है और भारत सरकार अधिनियम आता है 1858। तो इसी को बोलते हैं जो ताज का शासन, राजमुकुट का शासन, यही था। तो रीजन था कंपनी शासन की गहरी विफलताओं के चलते भारत समाज अब बढ़ते असंतोष एवं औपनिवेशिक तंत्र की सीमाओं को उजागर कर दिया था। इसलिए अब वो जो 1857 का क्रांति हुई, इसके बाद में वो जो
पूरा प्रशासनिक नियंत्रण था ना, क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। तो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये तो हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तब उसमें अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको पढ़ना हो तो इस पीडीएफ में भी सारी चीजें हैं, साथ भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल रीजंस पढ़ने हैं, क्या कहाँ किस किसने मतलब किसको लीड किया था, किस किसने शोधाबाजी, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, क्या रिजल्ट रहे। लेकिन हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना हमें। भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य तो यही थे कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को यह स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी के माध्यम से भारत में शासन करना संभव नहीं है। इसलिए 1858 का अधिनियम एक प्रशासनिक हस्तांतरण था, सुधार का व्यापक दस्तावेज नहीं। रीजंस क्या थे, पृष्ठभूमि और उद्देश्य क्या क्या थे इसके। एक तो पूर्वी भारतीय कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया गया और भारत राजमुकुट का दिन आ गया, मतलब क्राउन के नियंत्रण में आ गया पूर्णतः। अब भारत का शासन चला गया सीधे ब्रिटिश संसद के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। भारत सचिव का एक पद इसमें देखो, जो भारत सेक्रेटरी है ना, उसका एक पद स्थापित किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था ये, मतलब कहाँ पे था ये, जो जो ब्रिटिश संसद थी ना, उसी में उसके मंत्रिमंडल में एक सदस्य था, उसके मंत्रियों में से एक मंत्री था जिसको भारत सचिव बोलते थे। जो इसका इसका काम क्या था, भारत का केंद्रीय नियंत्रण लंदन से केंद्रित करना। भारत का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, इसके हाथ में था ये। वहां पे जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है ना, उसमें भारत की तरफ से ये सारे पक्ष रखता था। और इसकी ही सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद के नाम से काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत की गई। भारत सचिव की सलाह देने के लिए परिषद बनाई गई, पर अंतिम शक्ति ब्रिटिश हाथों में रही। इसके अलावा जो भारत का गवर्नर जनरल, तो हमने देखा गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल को बना दिया गया 1793 में गवर्नर जनरल। फिर 1833 में ये गवर्नर जनरल बन गया आईजीजी, 1833 में इंडिया का गवर्नर जनरल। अब 1858 में, ये देखो 1833 था, ये 1773 था, अब आता है 1858। और ये जो आईजीजी है ना, इसको बना दिया गया वायसराय। तो आईजीजी बन गया वीएस, आईजीजी बन गया वीएस। तो ये सीक्वेंस याद रखना, मतलब वायसराय बन गया, सीधी बात। इसको गवर्नर जनरल था ना भारत का, उसको राजकोट के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का दर्जा दे दिया गया। और जो प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो तीनों के नाम मैंने बता दिए। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, और क्या नाम है, ये वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे पहले। तो वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, दोनों को समाप्त कर दिया गया पूर्णतः, एक को नहीं दोनों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसकी जगह पे अब भारत सचिव का पद आ गया ना, भारत सचिव हो गया था, सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। तो इसकी सहायता, अब ये सारा काम, ये जो ये करते थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सभी का काम, क्योंकि अब कंपनी तो समाप्त हो चुकी थी तो इनको भी समाप्त कर दिया। और काउंसिल ऑफ इंडिया भारत परिषद के 15 सदस्य बनाए गए भारत सचिव के सेक्रेटरी की हेल्प के लिए। तो इसके अलावा कुछ घोषणाएं थी जो 1858 में क्वीन ने की थी, कि भारतीयों को समान अवसर देने का वादा, रियासतों को संप्रभु मान्यता देने की घोषणा की थी उस टाइम पे। धर्म में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया और भारतीय परंपरा एवं सामाजिक रीतियों का सम्मान करने की बात की थी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो। क्या यह भारत का मैग्ना कार्टा था? यह केवल सत्ता का प्रशासनिक नियंत्रण था, भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, वास्तविक शक्ति ब्रिटिश शासन के हाथ में ही रही थी। इसलिए उद्घोषणा जो की गई थी ना, ये हुई थी 1 नवंबर 1858 को, कभी गलती से पूछ लिए डेट तो। इसके अलावा महारानी की उद्घोषणा, वादा बनाम वास्तविकता, हुआ क्या हुआ, ये वादे तो बहुत सारे कर दिए इन्होंने, हुआ क्या, कोई प्रतिनिधिक अधिकार भी नहीं मिला था, निर्णय नियंत्रण, निर्णय लंदन में जो भी भारत के लिए निर्णय लेते थे वो कहाँ से ले रहे थे, लंदन से ले रहे थे। घोषणा का प्रयोग शांति एवं वैधता दिखाने के लिए हुआ था। तो ये 1858 था। ये सारी चीजें हम, बाकी जो सारी चीजें हैं ना, वो हम पढ़ेंगे वहां पे मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे कि 1857 तक क्या था, 57 के बाद में 1947 तक क्या बदल गया। ये तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो 1857 से 1858 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नियंत्रण था, स्थानीय जनता के प्रति नहीं
स्थानीय जनता के प्रति नहीं, उत्तरदायित्व केवल जो EIC है उसके पास था। लाभ केंद्रित काम कर रहे थे। नीति स्वरूप में अव्यवस्थित व्यापार, अधिकारिता और दमनकारी काम कर रहे थे। भारतीयों की भागीदारी बहुत ही कम थी। 1857 का विद्रोह एवं व्यापक असंतोष इसका रिजल्ट रहा, ये सारी चीजें। और 1858 के बाद में ब्रिटिश के अधीन चले गए। भारत की सारी जो अपनी प्रशासनिक पावर्स थी वो सारी चली गई क्राउन के पास। संसदीय निगरानी के साथ भी अब औपनिवेशिक हित केंद्र में रहा, अधिक संस्थागत। अब भी औपनिवेशिक जो नीति स्वरूप था दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि दिखाने में था कि संस्थागत है भारतीयों को, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर जब तक कि भारतीय अपने हक के लिए खड़े नहीं हो गए ना अच्छे से, तब तक के लिए औपनिवेशिक रहा। और भागीदारी वैसे इतनी खास थी भी नहीं, न्यूनतम ही बनी रही। 1947 तक प्रशासनिक स्तर पर थोड़ी सी सीमित थी। रिजल्ट ये रहा इसका कि अधिक केंद्रीकृत व्यवस्थित एवं औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। तो ये 1858 का अधिनियम था। इसके अलावा देन इसके बाद आता है, इसके 3 ही साल बाद में 1861 का अधिनियम आता है। 1861 का अधिनियम, और इसमें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। 1858 के अधिनियम घोषणा पत्र के बाद पहली बार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है ना, उसी में, क्योंकि 1858 का ही वो अधिनियम था जिसमें भारत का वायसराय हमने बताया था, तो उसकी जो कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जिम्मेदारी शामिल किया गया था। पहली बार किस एक्ट में किया गया था? वायसराय आया 1858 में, और उसकी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था 3 साल बाद, 1861 में। भारतीय नेताओं की गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। गैर सरकारी सदस्य को नाम जहाँ पे भी आया ना, इसका मतलब था कि वे भारतीय सदस्य थे, सरकारी मानते थे खुद को ब्रिटिश सदस्य हो। विभागीय उत्तरदायित्व प्रणाली की बात करें, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कितनी बार आया होगा, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा ना, तो सबसे पहले ये मिला होगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब से हुई थी। बॉम्बे मद्रास को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम का ये मतलब था कि अब जो पहले एक मंत्री को केवल एक जो क्षेत्र का कार्यभार दिया जाता था, अब पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत एक मंत्री को एक से अधिक जो है ना क्षेत्र, जैसे हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ था जेनजीस का, तो उसमें जो प्रहलाद जोशी जो थे यूनियन मिनिस्टर थे, जो रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह के, तो इनको अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री आफ्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उनके इस्तीफे के बाद में इनको शिक्षा मंत्रालय का जो पदभार भी दे दिया गया। किसको? जो प्रहलाद जोशी जी थे। तो उसी तरीके से उस टाइम पे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 में हुई थी। एक मंत्री को एक से ज्यादा कार्य जो क्षेत्र है उनका कार्यभार सौंप दिया जाए। वहीं बॉम्बे मद्रास को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान कर दी गई कि अगर अपने खुद के कानून बना सकते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी, और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनको पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई। पहले क्या कर दिया गया था कि उनको जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी ना, उसके अधीन ला दिया गया था इन दोनों को। वायसराय का अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस है ना, वो जारी करने की शक्ति, एक ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। पहली बार भारतीय को कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भाग, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, और वायसराय को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 1861 से निकल के आए थे। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके अलावा देन आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 61 के बाद में सीधा 92 को आता है। इसमें विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या में और वृद्धि की गई। विधायी परिषद में कानून बनाने के लिए जो विधायी परिषद थे ना, जैसे अब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से, तो उनमें क्या की गई, भारतीयों की संख्या या टोटल सदस्यों की संख्या ही बढ़ाई गई थी। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, पारित करने का नहीं। बजट पारित नहीं कर सकते थे, केवल बहस कर सकते थे 1892 में। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बजट पर बहस करने का स्टार्टिंग अधिकार तो मिला था 1892 में। नॉमिनेशन मिला, सीमित नामांकन, चुनाव नहीं केवल सिफारिश कर सकते थे। चुनाव सीमित, मतलब सीमित नामांकन, नॉमिनेशन मिला कि आप चुनाव लड़ नहीं सकते थे, आप केवल सिफारिशें कर सकते थे। इसका अधिकार भी 1852 के अधिनियम में मिला। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभिक शुरुआत हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शंस है ना, उसकी शुरुआत हुई थी कब? 1892 अधिनियम में। तो ये मेजर जो मेन पॉइंट है ना, ये यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको याद रखना। अप्रत्यक्ष चुनाव। अब इसके बाद में अगली कड़ी में पार्लियामेंट सुधार आता है, 1909 का अधिनियम। इसमें निर्वाचित सदस्य पहली बार विधायी परिषदों में शामिल हुए। जो निर्वाचित सदस्य थे ना, पहली बार विधायी परिषदों में शामिल हुए कब? 1909 में।
इसको मॉर्लेमेंटो सुधार बोलते हैं। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये यहाँ से इस स्टेटमेंट को याद रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, सांप्रदायिक राजनीति की नींव बोला जाता है इसको। और इसकी शुरुआत हुई थी 1909 के जो मार्लियामेंटो सुधार है ना, अधिनियम जो था 1909 का, उसको मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। ये मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि एक इनमें तो था सचिव, एक था इनमें वायसराय, तो उनके नाम पे यह अधिनियम रख दिया गया था। पहले कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जिनके सलाह मशवरे से वायसराय काम करता था, पहले सदस्य जो भारतीय थे उसकी कार्यकारी परिषद में, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 का क्वेश्चन देखोगे ना आप, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो इसी तरीके से पूछ ली कार्यकारी परिषद के प्रथम जो भारतीय सदस्य थे वायसराय के में, वो कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, याद रखना। शाही विधान परिषद की बात करें तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोलते थे, उसमें 60 सदस्य थे, जिनमें 36 गैर सरकारी थे, यानी मेजोरिटी में तो अभी कौन थे, गैर सरकारी सदस्य। कब, जब शाही विधान परिषद बनी थी 60 में से 36। गैर सरकारी मैंने बताया था कि भारतीय लोगों के लिए यूज करते थे। सीमित मताधिकार था, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर, मतलब वोट डालने का अधिकार था ना, बहुत ही कम लोगों का था, जिसके पास बहुत ज्यादा तो पैसे हो या बहुत ज्यादा एजुकेट हो, तो उन्हीं को था, बहुत कम, महिलाओं के लिए भी नहीं था। और जो पुअर लोग थे, गरीब आदमी थे उस टाइम पे, उनके लिए भी नहीं था। 1909 का खतरनाक प्रयोग, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल, जो सेपरेट इलेक्टोरेट को फूट डालो राज करो की नीति का औजार कहा था, और आगे चलकर 1947 में भारत विभाजन की वैचारिक जड़ बन गया था। यहाँ से स्टार्ट हुई थी जो सांप्रदायिकता की शुरुआत इन्होंने किया था ना, जो आगे चल के जो 1947 में भारत के दो, पाकिस्तान और भारत में दो पार्ट्स हो गए थे, सांप्रदायिकता जो फैली हुई थी, उसकी जड़ डाल दी थी इन लोगों ने। इसके बाद में जैसे हम 1919 का पढ़ेंगे ना, तो इन्होंने ये केवल मुसलमानों तक ही नहीं, इसको अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग धर्म के लोगों तक बढ़ा दिया था इस सांप्रदायिकता को। इतने गलत गलत काम इन्होंने किए हैं, इतना खराब काम। तो भारत सचिव, हाँ उस टाइम पे इनका नाम पार्लियामेंटो में जो पहले मार्ले थे ना, वो तो उस टाइम पे क्या थे, भारत सचिव थे। जो अभी हमने पढ़ा था ना, भारत सचिव का पद 1858 की अधिनियम से, 1858 के अधिनियम से हमने पढ़ा था, जिसमें ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है ना, उसमें भारत का सारा जो कुछ संभालना होता था, सारा नियंत्रण, रेगुलेशन, जो नियम वगैरह पास करने, वो इसी का काम होता था। और यहाँ भारत में जो नियंत्रण कर रहा था मिंटो था, तो इन्हीं के नाम पे मार्लियामेंटो निकाल दिया गया। प्रथम का भारतीय कार्यकारी सदस्य कौन थे इस मिंटो की कार्यकारी परिषद में? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के पहले कार्यकारी सदस्य थे। इसके अलावा और ज्यादा डीप पढ़ना हो, विस्तृत विश्लेषण 1861 का हमने देखा, पहली बार भारतीय सदस्य को इसमें जगह मिली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, हमने देख लिया, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आपको और भी ज्यादा, मतलब ये थोड़ा मेंस की तरीके से बता दिया ये सारी चीजें। और 1892 में अधिकार में भी विधायी परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई, सदस्यों की बजट पर बहस का अधिकार मिला, लेकिन बजट पारित नहीं कर सकते थे। यह चुनाव नहीं था, केवल सिफारिश मात्र थी, नॉमिनेशन की सीमित व्यवस्था की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, प्रारंभिक स्वरूप था 1892 में, ठीक है। इसके अलावा फिर 1909 में क्या होता है, प्रथम कार्यकारी सदस्य मिले, पृथक निर्वाचन मंडल, और जो गैर सरकारी सदस्य है ना, उनकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें मेजोरिटी आई। पर यहाँ पे देखो एक चीज मिल गई हमें नई, यह पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की दिशा में कदम था, लेकिन साथ ही यह सांप्रदायिक विभाजन, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन का, इससे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए 1892 का दिन, याद रखना, पहली बार जो स्टेप रखा गया था डायरेक्ट इलेक्शन चुनाव की तरफ, तो वो था 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन की ओर पहला स्टेप रखा गया था। और अब फिर इनकी कंपैरिजन देखो, इनकी कंपैरिजन, क्योंकि मोटिव ही हमारा ये है कि हम सारी चीजों को कंपैरिजन, जो जहां कंपैरिजन हो सकता है वहां हम उनका कंपैरिजन करते हुए चले। तो 1861 का अधिनियम में नियुक्ति आधारित प्रतिनिधित्व का स्वरूप था, प्रशासनिक नियंत्रण पर ही मुख्य फोकस था, राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई थी, ये पोर्टफोलियो विभाग से अध्यादेश जारी करना, ये सारे काम थे राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत करना। और 1892 में बजट पर बहस कि जब थोड़ा बहुत अधिकार मिला, सीमित नामांकन का, अप्रत्यक्ष चुनाव का, इसका मतलब था कि विधायी आवाज में वृद्धि होने लगी थी। स्टेटमेंट इनसे पूछ सकता है ना, ये तो चलो आपने याद कर लिया, लेकिन ऐसे पूछा गया,
ऐसे पूछ लेगा कि 1892 का अधिनियम के बारे में चल रहे हैं आपके स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ये दे रखा है कि विधायी आवाज में वृद्धि के लिए ये प्रसिद्ध है। तो क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सदस्यों की संख्या में बढ़ा, सदस्यों की संख्या बढ़ी, बजट पर बहस कर सकते थे, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करने लगे थे, यानी कि विधायी आवाज जो कानून बनाने की तरफ जो वो स्टेना जो उठा सकते थे उसमें वृद्धि होने लगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। ये आएगा कैसे, जैसे इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस आपने किया हो और सोचने की पावर अच्छी हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके बहुत स्टेटमेंट वगैरह को सही करवा देंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए इनको। प्रतिनिधि का स्वरूप क्या था 1892 में, आंशिक था या प्रत्यक्ष, हमने देखा। बाद में ये क्या हो गया था, निर्वाचन आधारित हो गया था, प्रत्यक्ष की ओर कुछ 1909 में पहला स्टेप रख दिया गया था, और सीमित सुधार किए गए थे 1892 में। लेकिन 1909 किसके लिए प्रसिद्ध था, सांप्रदायिक की शुरुआत के लिए। तो ये सारे अधिनियम थे 1909 तक। अब हम पढ़ेंगे 1919 का। तो भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 का, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, वही उस टाइम पे भारत सचिव कौन, मोंटेग्यू, और वाइसराय कौन हो गए, जो चेम्सफोर्ड थे, उन्हीं के नाम पर फिर 1919 का अधिनियम था। उसको यहाँ से द्वैत शासन का स्टार्ट होता है, द्वैत का, डायआर्की का प्रयोग स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में भारतीय सहयोगी मोंटेग्यू घोषणा पत्र, अगर ये कह के कि भारत को मतलब स्वराज वगैरह कई सारी चीजें, ये सारी चीजें दी जाएंगी 1917 में। ये हम जब मॉडर्न इंडिया में जानेंगे कि क्या क्या वादे किए थे इन लोगों ने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मदद लेने के लिए, उसके बाद में सांत्वना देने के लिए अधिनियम पत्र, घोषणा पत्र लाया गया 1917 का, जिसमें उत्तरदायी शासन है ना भारत में, उसका वादा किया गया था। और बाद में जब ये इसी की मतलब वो ये घोषणा पत्र था ना, इसी के लिए 1919 का अधिनियम बनाया गया, और भारत को मिला कुछ आधा अधूरा प्रशासन पूरी निराशा के साथ। ये डायआर्की सिस्टम की शुरुआत हुई 1919 में। दो कैटेगरीज के सब्जेक्टों में बांट दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की स्टार्ट, मतलब इसको इस तरीके देखो। लेकिन अब जैसे 1935 का अधिनियम आएगा ना, ये प्रांतों से हट जाएगा और इसको लगा देंगे केंद्र के स्तर पर जो द्वैत शासन है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919, द्वैत शासन, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि जो सब्जेक्ट थे ना प्रांतों के, तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दो पार्ट्स में सब्जेक्टों को, एक होते थे हस्तांतरित विषय, और एक होते थे कौन से, रिजर्व यानी आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में मैनेज बाय गवर्नर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो आरक्षित विषय थे ना, जैसे वित्त हो गया, पुलिसिंग का हो गया, न्याय का हो गया, भूमि राजस्व का हो गया। ये सारे विषय जो थे ना, वित्त, पुलिस, न्याय, भूमि राजस्व, इनके इनको आरक्षित विषयों में अंदर रखा गया। इसका मतलब ये था कि बिना किसी मतलब किसी जवाबदेहिता के, जो गवर्नर है ना, वो उनके हाथ में थे ये सारे विषय। इन पर सारा अधिकार किसका था, गवर्नर का था। इसके लिए वो जो एक परिषद है ना, उसकी बात माने ना माने, तो पूर्णतः जिम्मेदारी थी किसके हाथ में, गवर्नर के। लेकिन जो मंत्रिपरिषद की सलाह उस टाइम पे, उसकी जो मंत्रिपरिषद थी ना, गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद, उसकी सलाह पर कार्य करने के लिए भी कुछ सब्जेक्ट थे जिनको हस्तांतरित में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट थे, यानी सलाह के बाद ही कार्य करता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण में ये वायसराय के लिए, मतलब जो बेसिक जो सब विषय थे ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक निर्माण, इनमें तो सलाह ले सकता था, लेता भी था। लेकिन जो वित्त, पुलिस, न्याय, भूमि राजस्व, जो मेन सब्जेक्ट थे, अच्छे बड़े जो वित्त से संबंधित थे, उनको दे दिया गया केवल गवर्नर के हाथ में। तो यही था द्वैत शासन, एक हस्तांतरण एवं आरक्षित जो विषय है ना, उनमें जो सब्जेक्ट को बांट देना। तो ये 1919 की शुरुआत थी। ये देखो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस लीग एकता एवं संवैधानिक सुधारों की मांग मजबूत हुई थी कांग्रेस लीग में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में एकता बढ़ी और संवैधानिक सुधारों के लिए मांग हुई। 1916 लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन, उसी से देखो जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। तो देन आता है 1917 का अधिनियम। इसमें मोंटेग्यू घोषणा पत्र, जिसने उत्तरदायी शासन का वादा किया था, इसी के चलते फिर आगे आया 1919 का ये अधिनियम। इसमें द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्रों को सीमित सुधार हुए थे, लेकिन राज्य के स्तर पर शुरुआत हुए थे ज्यादा 1919 में। देन 1927 में साइमन कमीशन आता है। 1928 में जिन्ना की 14 सूत्रीय रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट, ये सारी आते हैं। तो ये तो सारे विषय हो जाता है किसको आगे का,
मॉडर्न इंडिया का। अब इसको और 1919 में क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें देखी तो देखो ये सारे सब्जेक्ट हमने देख लिए क्या क्या थे, हस्तांतरित विषय क्या क्या थे, आरक्षित विषय। कुछ प्रावधान जो प्रमुख थे वो थे द्वैत शासन की शुरुआत, डायरकी की स्टार्टिंग प्रांतों में लागू हुआ था, ठीक है। हस्तांतरित विषय कौन से थे, और हस्तांतरित विषयों पर मंत्री विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे कि जो भी निर्णय लेंगे ना मंत्री जो थे वायसराय के जो मंत्री परिषद, उनके लिए किसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये जिम्मेदार होंगे जो भी निर्णय लेंगे उनके लिए मंत्री जिम्मेदार होंगे। लेकिन आरक्षित विषय के लिए ये सारे गवर्नर के पास थे, और गवर्नर गवर्नर के पास इन सारे विषयों पर वित्त, पुलिस, न्याय, भू राजस्व, सिंचाई के लिए वीटो पावर थी, व्यवहारिक वीटो थी, और पूर्ण नियंत्रण था किसका, आरक्षित विषयों पर राज्यपाल का। इसके अलावा और उस प्रावधानों की बात करें तो द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई, राज्य परिषद, उच्च सदन जिसमें 60 सदस्य थे, एक तो दो सदन केंद्र स्तर पर दो सदन बने, एक तो राज्य परिषद, एक बना राज्य परिषद और एक बना विधानसभा। उस टाइम पे राज्यसभा में सदस्य कितने थे, जिसको उच्च सदन बोलते थे, आज भी इस राज्य परिषद को आज राज्यसभा बोलते हैं। राज्य परिषद में उच्च सदन में 60 सदस्य थे 1919 के अधिनियम के तक वक्त, और विधानसभा जिसको निम्न सदन या लोकसभा बोलते हैं उसमें उस टाइम पे 145 सदस्य थे, आज हो गए बढ़ के 545 हो गए। इसके अलावा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ पे होता है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन मताधिकार अत्यंत सीमित था। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था 1909 में कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप रखा गया था, मतलब कोशिश की गई थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, लेकिन पहली बार अगर ऐसा हो जाए सीधा कि प्रत्यक्ष चुनाव हुआ कब था, डायरेक्ट चुनाव हुआ पहली बार 1919 में था पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहाँ पे भी 1919 तक भी मताधिकार केवल सीमित थे। वो देखा आपने हमने बताया था शिक्षा के बेस पर और जिसके पास संपत्ति है उसके बेस पर, और बहुत ही कम सीमित अधिकार थे वोट डालने के। प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार 1919 में हुआ। मताधिकार संपत्ति, शिक्षा, कर योग्यता, अन्य प्रतिबंधों पर आधारित था, मतलब कुछ बढ़ा दिया गया था। केवल पहले क्या था, शिक्षा और हमने संपत्ति देखी थी, इसमें थोड़ा सा जो कर जितना दे रहे थे उनके आधार पर भी, और कुछ अन्य भी रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ अन्य बाउंडेशंस थी, किन किन को मताधिकार कितना कितना दिया जा सकता है, ये सारे डिसाइड हुए थे 1919 में। और यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम उल्लेख मिलता है 1919 के अधिनियम में, जो यूपीएससी है ना उसका प्रथम उल्लेख आगे चलकर है ना, ये जो फिर आगे चलकर 1926 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। मतलब ये बातें कि एक ये परीक्षा है ना, ओपन परीक्षा स्टार्ट हुई थी 1853 में, और इसको संचालन करने के लिए एक आयोग होना चाहिए, ये सारी बातें आई 1919 के अधिनियम से। और अगले ही फिर कुछ 5-7 सालों में 1926 में यूपीएससी का गठन कर दिया गया था। और जैसा कि आपको पता ही है 2026 में इसको 100 वर्ष भी हो गए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम यूपीएससी पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। और तो लेकिन इसकी जड़ आई थी, इसकी जो जड़ है वो 1919 के अधिनियम से जुड़ी हुई है। स्टेटमेंट पूछ सकता है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगले सालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 अब चल रहा है, पेपर तो 27 में होगा ना। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार होगा। आप देखो ये मैंने बताया था कि पहले केवल 1909 में क्या था कि मुस्लिमों तक रखा गया था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को, उनके लिए अलग से एक कौन, जैसे कि जिस क्षेत्र में मतलब ये सार्वजनिक सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ था, जैसे मुस्लिम लोग हैं तो उनके लिए वो ही वोट डाल सकते थे, वो ही अपनी सरकार चुन सकते थे, और वो ही खड़े हो सकते थे, वो ही वोट डाल सकते थे। इसके अलावा और कोई भी, चाहे वहाँ पे कोई कितने भी माइनॉरिटीज रहे, वो नहीं डाल सकते थे। तो अब इसको बढ़ा दिया गया कि अब सिख भी ऐसा कर सकते थे, ईसाई आंग्ल भारतीय जो थे वो भी ऐसा कर सकते थे। अब कितने हो गए, भारत तो मुस्लिम तो थे, इसके अलावा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय। और 1935 में भी एक कोशिश किया गया था कि दलित वर्गों को भी बांट दिया गया, दलित वर्गों के लिए भी बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। कि पूना पैक्ट वगैरह ये सारे समझौते जब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं तो इन्हीं के विरोध में हुए थे कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे। यहाँ तक कि देखो अब देखो दलित वर्गों के लिए भी अलग सांप्रदायिकता कि वो ही चुनाव लड़ेंगे, वो ही अपने सदस्य मतलब खड़े करेंगे किसमें, चुनावों में। तो ये सारी चीजें स्टार्ट की थी, इन अंग्रेजों की ही देन थी ये सारी चीजें। 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान मैंने आपको बताए। इसके अलावा ये विभाजन जो था ना दोनों विषयों का, ये क्यों हुआ था कि ब्रिटिश रणनीति थी कि कम महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विभाग भारतीय नेताओं को देकर उन्हें संतुष्ट किया जाए, जबकि राजस्व, कानून व्यवस्था, सुरक्षा जैसे जो मैंने बताया ना कि निर्णायक क्षेत्र थे,
उनका नियंत्रण ये अपने पास खुद रख लेते थे। तब परिणाम स्वरूप उत्तरदायी सरकार का दावा तो किया, पर सत्ता का केंद्र किसी के उनके खुद के हाथों में रहा। इसके अलावा अब ये विफल क्यों हुए, विफलता का कारण क्या था कि ये जो विफल रहे डायआरकी सिस्टम था, ये इसमें कुछ कमियां थी कि मूल जो मंत्री थे, मंत्री जनता के सामने उत्तरदायी थे, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके पास थी ही नहीं। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल को वीटो की शक्ति दे दी गई, ये संवैधानिक दिखावा था एक प्रकार का। और इसी के चलते आगे क्या होता है, देखो ये जो डायआरकी लाई थी उसमें राज्यपाल को वीटो मिल गई, बजट पर नियंत्रण मिल गया, नाम मात्र की सत्ता तक सीमित था कि सारे ये जो हस्तांतरित विषय दे दिया, नाम मात्र की सत्ता ही दी गई थी। मेन तो अभी भी सारी चीजें किसके हाथ में थी, गवर्नर। और गवर्नर किसका होता था, ब्रिटिशर्स। तो ये सारी शक्तियां किसके पास थी, 1919 के अधिनियम के बाद भी राज्यपाल के पास थी। इसके अलावा अब इसी की अगली कड़ी में होता क्या है, 1919 का अधिनियम में जो जैसा वादा किया था 1917 में, वो तो सारी चीजें निभाई नहीं कि उत्तरदायी शासन आया नहीं, एक खाका दे दिया वैसे बस दिखावटी। इसी का परिणाम हुआ कि 1927 में फिर आता है, क्योंकि इसी का एक प्रावधान था कि हर जो 10 वर्ष है ना, उसमें एक अधिनियम लाया जाएगा, मतलब क्या प्रोग्रेस कर पाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, कितना उत्तरदायित्व भारतीयों को दिया, इन सारी चीजों को रिव्यू करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा या फिर ये अधिनियम लाया जाएगा। फलाना 10 साल बाद था, लेकिन ये सिर्फ यानी 1919 से 1929 में लाना था, लेकिन 1927 में क्योंकि वहां पे चुनाव वगैरह का कोई सीन था, उसके चलते साइमन कमीशन लाया गया। किसके लिए, द्वैत शासन है ना, इसकी समीक्षा करने के लिए। सभी ब्रिटिश सदस्य थे, पूरा देश इसका बहिष्कार किया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, भारतीयों को प्रथम संविधान प्रस्ताव कहा जाता है, भारतीयों का प्रथम संविधान प्रस्ताव, ये नेहरू रिपोर्ट 1928 की थी। इसने जो डोमिनियन स्टेटस है ना, उसकी मांग रखी थी, अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, यानी कि जो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो जाएगा कि सारा काम धाम संभालेगा कौन, भारतीय संभालेंगे, लेकिन जो लीड होगा ना मेन, जैसे वायसराय, वो होगा कौन, वो ब्रिटिशर्स रह जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स के अधीन हम रह के काम कर लेंगे, ये था डोमिनियन स्टेटस। ये मांगा था, ये नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो वहां से संविधान का पहला संविधान प्रस्ताव इसको कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट को। जिन्ना ने भी, मतलब जो मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के लिए 14 सूत्री मांग रखी थी, और मुस्लिम राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए लीग की प्रतिक्रिया की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का गहरा हुआ। अब आपको लगेगा कि ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं सारी चीजें, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं, हमें जाना है संविधान सभा के निर्माण तक, तो ये सारी प्रोसेस हमें पढ़नी है। तो हमारे, चाहे आपको हिस्ट्री लगे चाहे पॉलिटी लगे, जब स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि हमें मतलब है क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे पेपर में, फिर वो चाहे हिस्ट्री से आए चाहे पॉलिटी से आए चाहे मिक्स करके आए। तो 1919 का जो अधिनियम था और ये सारे साइमन कमीशन आया, नेहरू रिपोर्ट, इनका परिणाम क्या हुआ आगे के लिए, अलग अलग निर्वाचन मंडलों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने भारतीय राजनीति में समुदाय आधारित बना दिया गया। यह प्रवृत्ति आगे 1947 तक विभाजन को वैचारिक, तो ये है ही कि केवल पहले मुसलमानों के लिए 1909 का अधिनियम, देन सिख ईसाई के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए बढ़ा दिया गया। और ये जब ये ऐसा होने लग गया था ना, तो लोगों को जब, जैसे इसका फायदा क्या था उन लोगों के लिए, मैं सही बताऊं, उनके लिए फायदा क्या था, जैसे हम बात करें कोई माइनॉरिटी है जो इन्होंने भी नाम दिया इस तरीके से, अब उन्होंने क्या हुआ, एक क्षेत्र है वहां पे मेजोरिटी है किसकी, जैसे मुस्लिमों के लिए देखिए, मुस्लिमों की मेजोरिटी है, और वहां से वो अपना ही बंदा चुनेंगे, खड़ा करेंगे, उसी को चुनेंगे और वही सरकार चलाएगा। और वहां पे जो अन्य जो माइनॉरिटीज है ना, अन्य चाहे कितने भी धर्म के हो ना हो, तो उनके लिए क्या होता, उनके लिए ये हो जाता कि बिना तो सरकार चुन सकते थे ना, अपना कोई भी लीडर खड़ा कर सकते थे, तो ये उनके लिए फायदा हो जाता था। इसीलिए सांप्रदायिकता की शुरुआत होती थी, सब चाहते थे कि ऐसा हो कि हमारे क्षेत्र में केवल हमारा ही राज हो, हमारा ही, हम ही चुने, हम ही सरकार चुने। तो इसके चलते ये सांप्रदायिकता की नींव पड़ा, नींव के लिए जिम्मेदार रहा, और आगे चल के 1857 की क्रांति के लिए भी जिम्मेदार रहा कौन, ये 1909 और 1919 का जो ये अधिनियम है। तो ये सारी चीजें थी, ये हमने पढ़ा कि भारतीयों ने इसे प्रगतिशील मानकर इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो मतलब कुछ खासा हुआ नहीं 1909 के अधिनियम में। अब देखो मोंटेग्यू कौन था 1909 में, भारत सचिव था। वायसराय, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बता रहा हूँ, ये वायसराय था। डायआरकी सिस्टम की शुरुआत हुई थी
केवल प्रांतों में हुई थी, याद रखना। 1919 में केंद्र में नहीं, केंद्र में हुई थी 1935 में। चुनाव पहली बार डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो 1919 से निकल के आती है। इसकी तरफ कुछ छोटे मोटे कदम स्टार्ट हो गए थे, फर्स्ट स्टेप उठाना स्टार्ट हो गया था 1909 से। अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए याद रखना 1892 का अधिनियम। विधायिका की बात करें तो द्विसदनीय केंद्रीय जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा की बात हुई थी। और निर्वाचन मंडल में सिख ईसाई आंग्ल भारतीयों को विस्तारित कर दिया गया, सांप्रदायिकता की मतलब और गहरा कर दिया गया था सांप्रदायिकता को। तो 1935 के अधिनियम की बात करें तो आधुनिक संविधान का जो आधुनिक संविधान जो बना उसी का आधार स्रोत था ये, जिसमें 321 धाराएं थी। इस अधिनियम को लाया गया था ना, इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। जो आज हम 395 अनुच्छेद स्टार्टिंग में देखे थे ना जब मूल संविधान बना था, तो उससे पहले ही 1935 में 321 धाराओं के साथ और 10 अनुसूचियों के साथ ये 1935 का अधिनियम लाया गया था। औपनिवेशिक काल का सबसे विस्तृत कानून था। भारतीय संविधान में 250 प्लस अनुच्छेद इसी अधिनियम से प्रेरित है। आज जो 395 अनुच्छेद लाए गए थे ना 1950 के संविधान में, उसमें 250 से अधिक जो प्रावधान थे ना वो डायरेक्ट इसी से प्रेरित थे 1935 से। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही ये तो देखो, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में आई तो 1919 के बाद में। देन 1930 में गोलमेज सम्मेलन 2 साल तक 1932 तक प्रतिनिधि सुधारों के लिए चर्चा हुई थी। देन आता है 1935 का, इसमें भारत का सबसे व्यापक औपनिवेशिक विधिक ढांचा तैयार किया गया था। तो ये इसका पृष्ठभूमि रही थी इसको लाने के लिए। और इसके जो प्रमुख प्रावधान थे ना, स्ट्रक्चरल प्रावधान, वो क्या क्या थे 1935 की? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारत देशी रियासतों को, एक तो ब्रिटिशों के जो अधिकार क्षेत्र में था वो क्षेत्र जिसको ब्रिटिश भारत बोलते थे, जहाँ पे अलग से प्रशासन चला रहे थे राजा लोग, तो वो ब्रिटिश रियासतें, देशी रियासतें प्रस्तावित कभी लागू नहीं हुआ। मतलब ये अखिल भारतीय संघ की उस टाइम पे परिकल्पना की गई थी 1935 के अधिनियम पर, ऐसा हुआ नहीं था। मतलब इन सभी को एक जगह, इन सभी को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का जो प्रस्ताव था 1935 के अधिनियम में तो कभी लागू हुआ नहीं। बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश आज़ादी के बाद में इन सभी को संगठित करना स्टार्ट किया और एक भारत का निर्माण किया, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण उन्होंने किया था। इसकी जो शुरुआत मतलब ये परिकल्पना 1935 के अधिनियम में की गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है 1935 में, बहुत ज्यादा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। और जो द्वैत शासन था ना प्रांतों में उसको समाप्त कर दिया गया, हस्तांतरित ट्रांसफर वगैरह जो और रिजर्व जो सब्जेक्टों में डिवीजन था ना उसको समाप्त कर दिया गया। मंत्रिमंडल विधायकों के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिमंडल जो था वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी था, जो कानून बना रहे थे मंत्री। अब वो जिम्मेदार थे, वो कैसा भी कानून बनाए प्रांतों में वो जिम्मेदार होंगे किसके प्रति? मंत्रिमंडल के प्रति, विधायिका के प्रति। प्रांतों में वास्तविक, जहाँ देखो विधायिका मतलब जैसे हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में बताएं तो लोकसभा में सदस्य क्या है, वो विधायिका काम करेंगे, लोकसभा राज्यसभा सदस्य विधायिका काम हो जाएंगे टोटल। लेकिन मंत्रिमंडल क्या होगा? जो पीएम ने चुन रखे है ना, कुछ एक उन विधायिका में से, मतलब लोकसभा राज्यसभा में से कुछ मंत्री चुन रखे हैं, वो उसके मंत्रिमंडल कहलाएगा। वो सारे काम जो भी करेंगे, अलग अलग कार्यालयों, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्यभार संभालेंगे, उसके लिए जो जिम्मेदारी तय की गई थी वो यहीं से आई थी, प्रांतों में 1935 के अधिनियम से आई थी। इसके अलावा 3 सूचियां जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जोड़ी गई, ये कहाँ से आई? ये 1935 के जो संविधान है ना, जो अधिनियम जो लाया गया था 1935 का, उसी से प्रेरित ये 3 सूचियां जो बाद में भी हमारे संविधान में अपनाई गई थी। शक्तियों का विभाजन यहीं से होता है, आधुनिक संघीय अधिनियम थी। इसके अलावा 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के बाद में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वज कहा जाता है इसको, फेडरल कोर्ट। और संघीय विवादों एवं अपीलों का निपटारा करने के लिए केंद्र के स्तर पर एक न्यायालय की स्थापना की गई फेडरल कोर्ट के नाम से 1937 में। महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि ये सबसे विस्तृत था, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, संघवाद को संवैधानिक रूप दिया अखिल भारतीय संघ के रूप में, बेशक ये कंप्लीट नहीं हुआ हो। प्रांतीय स्वायत्तता ने उत्तरदायित्व शासन का व्यवहारिक अनुभव दिया। मतलब प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत पूछे तो वो 1935 के अधिनियम से, ही आपको याद रखना है। 3 अनुसूचियां हो गई और न्यायपालिका, सेवाएं, वित्त, आरबीआई की नींव रखी थी। आरबीआई एक्ट 1935 याद है ना आपको? तो आरबीआई एक्ट की नींव रखी कहाँ से? 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा 1935 अधिनियम भारत के संविधान का सबसे बड़ा वैधानिक पूर्वज था, लेकिन संविधान ने ज्यों का त्यों नहीं अपनाया गया, बल्कि लोकतांत्रिक मतलब बहुत सारे सुधार किए गए थे भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये 1935 के
कुछ प्रावधान थे। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव था ना, वो पारित क्यों नहीं हुआ था? अगर उसके भी हम रीजंस जाने तो एक तो विफलता का रीजन ये था कि जो देशी रियासतों के राजकुमार थे ना, जो नरेश थे उस टाइम पे, जो राजा वगैरह थे उनके राजकुमार थे, वो संघ में शामिल ही नहीं हुए। ये जो परिकल्पना कर रहे थे ना अखिल भारतीय संघ की, उसमें शामिल नहीं हुए थे, और जिसके कारण क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ फिर बन ही नहीं पाया। तो ये तो विफलता के रीजन थे। दूसरा, प्रांतों में जो हमने स्वायत्ता की बात की कि उत्तरदायित्व की स्टार्ट हुआ था, तो इसका रीजन क्या था, कैसे हुआ था? तो एक तो देखो, प्रांतों में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त कर दिया गया, ये हमने बार बार देख रहे हैं इसको। तो अब मंत्रिमंडल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रह गई थी। तो यही तो था, पहले तो अलग अलग था, गवर्नर को वीटो पावर थी, कुछ शब्द, कुछ एक विषय ही थे जिनमें क्या था कि मंत्रिमंडल जो था वो किसके प्रति, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व था। लेकिन अब क्या हो गया था, अब देखिए प्रांतीय सरकारों को वास्तविक प्रशासनिक स्थान मिला गया अब तो, और जिम्मेदारी तय की गई मंत्रियों की, हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए। प्रांतों की बात कर रहा हूं मैं। जनप्रतिनिधियों को भी, लोगों, जो जनप्रतिनिधि लोग थे ना, सामान्य जनता, उनको भी नीति निर्माण का अनुभव धीरे धीरे मिलने लगा, क्योंकि इनको शामिल करना, जो विधायी कार्य है ना उनमें शामिल किया जाने लगा, कि वो जनप्रतिनिधित्व और उत्तरदायी सरकार की परंपरा का विस्तार, यही अनुभव आगे चलकर भारतीय संविधान के लिए भी उपयोगी बना था। मतलब एक वो होता है ना, एक स्टेप, स्टार्टिंग का स्टेप जो होता है ना, वो बना आगे प्रांतीय स्वायत्ता। 1935 की सबसे व्यवहारिक एवं लोकतांत्रिक उपलब्धि की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्ता थी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना थी। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा हम केंद्र में, चूंकि प्रांतों में तो द्वैत शासन था ना, उसको समाप्त कर दिया गया, अब केंद्र में द्वैत शासन हो गया था। द्वैत शासन वो ही संघीय विषय और आरक्षित विषय, कुछ विषय जो भारतीयों के दायरे में थे, जिन पर केंद्र पर निर्णायक शक्ति सीमित थी। मतलब कि भारतीय लोगों के दायरे में थे, मतलब सवाल पूछ सकते थे, जवाबदेही तय कर सकते थे, उन सारे विषयों को संघीय विषय में रखा गया भारतीयों के दायरे में। वहीं जो रिजर्व में वीटो वाले, जो केवल वायसराय के पास थे, वो थे वही रक्षा, विदेश नीति, धार्मिक, राजनीतिक, सुरक्षा उपाय और वित्त को रेगुलेट करने से संबंधित केंद्र के स्तर पर हो गए सारा काम, वायसराय के हाथ में आ गया ये सारा काम। जिसमें ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार भी तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अपने पास रखी। संवैधानिक सुधार तो किए, लेकिन क्या मेन तो थे, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति, राजनीतिक सुरक्षा, फाइनेंस, ये सारी चीजें अपने पास रखी अभी भी 1935 के अधिनियम के बाद भी। भारत ने केंद्र में सीमित भागीदारी मिली भारतीयों को, केंद्र में मतलब प्रांतों में तो स्वायत्ता दे दी इन लोगों ने अच्छी खासी, लेकिन केंद्र में क्या किया, सीमित भागीदारी मिली, इसकी रक्षा, ये सारी चीजें खुद के पास रख ली। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि ये प्रांतों में स्वायत्त और केंद्र में नियंत्रण, और ये असमान संघीयता थी। असमान संघीयता मतलब पूर्णतः संघीयता तब होती ना जब केंद्र एवं राज्य दोनों में हमें क्या मिलता, बराबर वो, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता मिली, जैसे ही केंद्र में भी स्वायत्तता मिलती है। जो तीन लिस्टों में बांटा गया था ना संघ सूची, इसमें कुल 59 विषय, और प्रांतीय सूची में 54 विषय, और संवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। संघ सूची के विषय ये सारे थे जो रिजर्व थे, इनमें रिजर्व विषय ज्यादा थे, रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे, डाककार। प्रांतीय सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन को, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो देखो कृषि शिक्षा को किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, संवर्ती सूची में। आपराधिक कानून, दीवानी, श्रम, समाज कल्याण, ये संवर्ती थे, वो दोनों के दोनों इस पर कानून बना सकते थे, केंद्र भी और प्रांत भी। इसके अलावा कई सारी संस्थाओं की स्थापना इसके बाद हुआ था 1935 के अधिनियम के बाद, जिसमें यूपीएससी आता है एक तो, जो हमारे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को परंपरा मजबूत करने के लिए। प्रांतीय स्तर पर पीसीएस की स्टार्ट भी इसी अधिनियम के बाद होता है। प्रांतीय सेवाओं के लिए अलग आयोग बनाया गया था, 1935 के अधिनियम से ही प्रेरित है ये सारी चीजें। वहीं जो प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के लिए, जो प्रतिस्पर्धा आयोग की शुरुआत होती है यहाँ से ही। इसके अलावा और जो आरबीआई मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी ना 1935 में, वो हुई थी इसी अधिनियम से, मतलब प्रेरित थी। मुद्रा प्रबंधन एवं केंद्रीय बैंक एवं वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत नींव रखने के लिए। वहीं वित्त न्यायिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल कोर्ट हमने देखा, संघीय विवादों पर अधिकार क्षेत्र, जो केंद्र के स्तर पर जो विवाद होंगे उनको मतलब सोल्व करने के लिए। अपीलीय अधिकार और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों की भूमिका निभाएगी। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांतों की भूमिका पहली बार, ये सारी चीजें चर्चा में कहाँ से आई, 1935 के अधिनियम हम पढ़ रहे हैं वहीं से आई। वित्तीय प्रावधान, आरबीआई का एक्ट हमने देख लिया। वित्तीय प्रावधान में संघीय वित्त आयोग की, संघ के स्तर पर वित्त आयोग की अवधारणा 1935। केंद्र प्रांत में राजस्व का विभाजन किया गया। अब जो राजस्व था
वो स्टेट के लिए और सेंटर का जो उसमें डिवाइड कर दिया अलग अलग स्टेट्स के लिए। ये 1935 से ही हुआ था। कराधान की शक्तियों का विभाजन, अब जो टैक्सेशन लगाते थे ना, उनकी पावर अब प्रांतों को, अलग अलग प्रांतों को उनका बेस पर अलग अलग तरीके से दी गई। केंद्र केंद्र में और प्रांतों में ये विभाजन किया गया कि टैक्सेशन कैसे कैसे इकट्ठा किया जा सकता था। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान किए गए, एक तो द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की बात करें, ये सदस्यों संख्या कितनी बढ़ गई थी। राज्य परिषद जो अब राज्यसभा है उसमें 260 हो गई, और संघीय सभा जो थी उसमें 375 सदस्य हो गए। सीमित मताधिकार था, अभी भी 1935 के अधिनियम में भी ये मताधिकार कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, केवल सीमित मताधिकार था, जिसमें वही संपत्ति आ जाएगी, आपकी शिक्षा आ जाएगी, मत और कर के बेस पर हो गया। लेकिन अभी भी जो मेजोरिटी थी ना जनता की, बहुत सारे लोग अभी भी बाहर थे, मतलब पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ा था मताधिकार, लेकिन मेजोरिटी की बात करें तो अभी भी बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम संख्या में जो लोग थे वो मताधिकार का अधिकार उनके पास नहीं था। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती है, ये पृथक निर्वाचक मंडल की बात करें तो जारी रहा था, विभाजनकारी राजनीतिक बल को बढ़ावा मिला। तो पृथक निर्वाचक मंडल जो मुस्लिम सिख ईसाई के लिए था ना, वो स्टार्ट रहा, जारी रहा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला था 1935 के अधिनियम में, महिलाओं को सीमित प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक मत। ऐसा नहीं था कि सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था, ये भारत में 1935 मतलब जब तक ब्रिटिश थे ना तब तक तो मिला नहीं था। तो केवल सीमित मताधिकार महिलाओं को भी दिए गए, सीमित प्रतिनिधित्व भी दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम में। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट पूछ लेगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस अधिनियम से है, या फिर कोई 1935 का अधिनियम या 1900 कोई भी अधिनियम है उसमें लिखा होगा एक स्टेटमेंट के बेस पर कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व है ना वो पहली बार दिया गया था। तो आप देख लेना वो किस अधिनियम में लिखा गया, 1935 में लिखा गया है तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाता है। वहीं भारत का भू राजनीतिक निर्धारण किया गया, इसी अधिनियम की बात है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, अदन अलग इकाई के रूप में देखा गया, भारतीय क्षेत्र में संवैधानिक परिभाषा बदली भारतीय क्षेत्र की, जो डिलिमिटेशन है ना वो किया गया, भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक प्रशासनिक सीमाओं को स्पष्ट किया गया। तो मतलब बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, वो किस में? 1935 में ही किया गया था। तो ये सारी चीजें थी। अब इनका थोड़ा सा भारतीय संविधान से कंपैरिजन कर लेना, तो इसमें प्रस्ताव किया गया था 1935 के अधिनियम में कि अखिल भारतीय संविधान बनाएंगे, लेकिन भारत का जो संविधान था उसमें क्या था, मजबूत संघीय व्यवस्था अपनाई गई। 3 अनुसूचियां थी इसमें, भारतीय संविधान में भी वो ऐसे की ऐसे अपना ली गई, 245 से 263 तक 7वीं अनुसूची में। और यूपीएससी पीसीएस की स्टार्ट, उसके लिए आर्टिकल बना दिए गए, ये सारी चीजें। अभी हम जब जो हमारा आज का थर्ड जो टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो उसमें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये जो लिस्ट हो जाती है कि वित्त आयोग की अवधारणा जो 280 में है वो 1935 से हो गई, संघीय न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, औपनिवेशिक आपातकालीन जो थे 352 356 360 वो भी इसी से प्रेरित थे, मतलब इससे उठाए गए थे, आर्टिकल्स बनाए गए थे। और वायसराय प्रधान, वायसराय का नियंत्रण 153 से 167 तक, गवर्नर जो है संवैधानिक राज्यपाल ने, कि औपनिवेशिक प्रशासक संवैधानिक रूप से चुना जाएगा राज्यपाल को। ये सारी 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। अब कांग्रेस की ऐसी भी करती थी, इस अधिनियम को विदेशी रियासतों ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया गया था, केंद्र पर द्वैत शासन थोप दिया गया। और 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी इन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे, तो लोगों ने तो मदद करने से कतराया। और 1939 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में लोगों की मांगे बढ़ गई थी। 1930 में हमने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी इनके सामने, तो क्यों इनका मतलब ये जो अब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस जैसा कुछ बना दिया था, तो क्यों एक्सेप्ट करते थे भारत वाले इसको? नहीं, इसलिए विफल हो गया। देन इसके बाद होता क्या है, इसके बाद आता है फिर जब, क्योंकि विफल हो गया था 1935 को भी नहीं माना, हालांकि चलता रहा था जब तक कि हमारी संविधान सभा नहीं बन गई थी, हमारा संविधान लागू नहीं हो गया था, तब तक हम 1935 के अधिनियम को ही देश में फॉलो कर रहे थे। तो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, लिनलिथगो डोमिनियन स्थिति, लिनलिथगो ने जो डोमिनियन स्थिति दी थी उसको संविधान सभा का वादा था, कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। जो लिनलिथगो आयोग बनाया था ना उसने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की, वो बात की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बाद में इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया गांधी जी के द्वारा, और अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव मतलब एक संविधान का खाका तैयार किया गया था, ये 1940 में लाया गया। चूंकि उसके बाद में 1942 में क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है,
तो डूबते जहाज पर भविष्य की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को 1942 को गांधी जी के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव को नहीं, ये लेनलेथगो आयोग का नहीं, बल्कि क्रिप्स प्रस्ताव में जो लाया गया था ना, डोमिनेंट स्टेटस की स्थिति देने के लिए जो मंजूरी बनी थी, उसी को बोला गया था गांधी जी के द्वारा डूबते जहाज का भविष्य पर तारीख का चेक। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 में पूछा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, सॉरी, राजद्रोह मेरा अधिकार हो गया, राजद्रोह मेरा अधिकार हो गया, ऐसे कुछ करके 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। वो पीवाई क्यूज में मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसे पूछ सकता है ना किसी भी एग्जाम में या कभी भी, डूबते जहाज पर भविष्य की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक, तारीख का चेक अस्वीकार कर दिया गया बाद में, किसके द्वारा ये कहा गया था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन लाया जाता है संविधान सभा के बारे में, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है संविधान सभा, इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। तो अब इसके बाद में 1947 में 15 अगस्त 1947 को क्या मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है देश को। वो भारत सरकार अधिनियम 1947 के नाम से होता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को सेपरेट 2 स्टेट बना दिए जाते हैं। और भारत को आज़ादी, 14 अगस्त को तो भारत को, सॉरी, पाकिस्तान को 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग सेपरेट राज्य बना दिए जाते हैं। जो संविधान सभा है ना, वो मतलब वो चाहते थे तो एक साथ भी संविधान बना सकते थे, अलग अलग बना सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान थे उसमें। 1947 के अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान, जो भी 1935 के अधिनियम में जो भी प्रावधान है, उनको चाहे तो रख सकते थे, हटा सकते थे, या कुछ संशोधन करके रख सकते थे, दोनों के लिए था। तो अब 1946 में हम कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट मिशन, उसमें 3 सदस्य थे, एक तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इन्होंने समूहीकरण किया था ग्रुप स्कीम। जो पहला ग्रुप था ना, उसमें हिंदू बहुल प्रांतों को जो रखा, दूसरे में उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल को, और उत्तर पूर्वी मुस्लिम बहुल को तीसरे में रखा था। और इस यहाँ से स्टार्ट होता है किसका, संविधान सभा का निर्माण का, 1947 के अधिनियम से पहले ही। तो ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, यानी कि हम मूव करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। चूंकि हमने पूरा देख लिया कि सारे एक्ट देख लिए, यहाँ तक का पूरी पृष्ठभूमि अच्छे से देख ली, थोड़ा डिटेल्स से था, लेकिन कुछ मिस हमने कोशिश की कुछ मिस ना हो। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आज के हमारे जो दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। तो कैबिनेट मिशन योजना हमने देखा 3 सदस्य थे, और कार्यकाल इसका 9 दिसंबर को 1946 को एक काम करना स्टार्ट किया इसने, और 24 जनवरी 1950 तक इसका फाइनल हस्ताक्षरित किया। जब तक इन्होंने टोटल टाइम ले लिया कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ले लिया। रिजल्ट ये हुआ कि विश्व का सबसे लंबा संविधान बना के, ये लिखित संविधान बना के तैयार कर दिया इन्होंने, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। अब स्टार्टिंग में इसमें सदस्य कितने थे, जब ये स्टार्ट हुई थी, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तब स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, प्रारंभिक सदस्य। जब विभाजन नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, 1946 की बात है, विभाजन 1947 में हुआ था। देन अंतिम सदस्य विभाजन के बाद बचे कितने थे, 299 बचे थे। और कुल बैठकें हुई 11 सत्र हुए, उनमें 165 बैठकें हुई थी, टोटल 11 सत्र थे। जैसे अब हमारे साल में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, इस तरीके से। तो एक टोटल 11 सत्रों में 111 सत्र हुई इस 2 साल 11 माह की अवधि में, और 165 बैठकें हुई थी। कितने अनुच्छेद थे, 395, 8 अनुसूचियों सहित, ये सारे हमारे संविधान थे, मूल संविधान में। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखी थी। तो ये मांग रखने का है ना, ये दौर चल गया था 1934 से ही, जब एम.एन. रॉय थे। कौन थे, एक सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा था, कब, 1934 में एम.एन. रॉय ने। तो देन इसके बाद में कांग्रेस ने, अगले ही साल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग के रूप में अपना लिया। 1938 में जब नेहरू घोषणा पत्र लाया गया, उसमें भी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाई जाएगी, इसके ऊपर बात की गई। 1939 में राजगोपालाचारी थे, उन्होंने वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का आधिकारिक मांग। 3 साल बाद में राजगोपालाचारी
मतलब स्टार्टिंग एम एन रॉय से हुई, फिर कांग्रेस ने, फिर नेहरू घोषणा पत्र, फिर राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने, देन 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। अगस्त प्रस्ताव मतलब एक खाका तैयार किया गया था भारत के संविधान का। 1946 में कैबिनेट मिशन आता ही है जिसमें 3 सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य कौन कौन से थे ये हम नीचे देख लेंगे, अभी अलग से एक टॉपिक और है हमारा। तो इसको याद अगर करना हो तो जैसे एम एन रॉय, एक MCNRAC, एम एन रॉय कांग्रेस, नेहरू, फिर राजगोपालाचारी, अगस्त ऑफर कैबिनेट मिशन, तो इसने बना दिया MCNRAC। MCNRAC के बीच में NR आ गया। अब कैबिनेट मिशन जो बना 1946 में, वहीं से स्टार्ट होता है कि संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी। तो 3 सदस्य थे इसमें। PCA याद रखना, PCA पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था उस टाइम पे, भारत के सेक्रेटरी थे। देन सर स्टैफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। तो PCA, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सदस्य कौन कौन से थे। तो जो EPFO का एग्जाम था UPSC का, उसी में क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन गलत दिया हुआ था और वो हमें छांटना था, शायद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे कुछ था, वो गलत था और वो ये हमें छांटना था। तो 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश PM जो क्लेमेंट एटली थे ना, क्लेमेंट एटली, उन्होंने पहली बार पहल की थी किसकी, कैबिनेट मिशन की। इसका उद्देश्य था भारत में एकता बनाए रखना और सत्ता का ट्रांसफरेशन करने की सत्ता हस्तांतरण करने की एक योजना बनाने के लिए 24 मार्च को ये पहल की गई। प्रतिनिधित्व का आधार क्या था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट होगी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी संविधान सभा के लिए, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। यह आधार 292 प्रांतीय सीटें निर्धारित हुई। और STV पद्धति, STV मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय मत यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे। तो एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, जिसमें वो मतलब कि प्रेफरेंस के हिसाब से चुनते थे कि कोई किसे चुना जाएगा। तो इस पद्धति के माध्यम से, तो याद रखना क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि STV मतलब जो संविधान सभा सदस्य चुने गए थे ना, पहली बात तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, और पद्धति क्या थी, वो थी STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह पद्धति अपनाई गई थी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देन कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गया, विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कोशिश की थी इसने तो कि विभाजन न हो। स्ट्रक्चर क्या थी संविधान सभा की, तो विभाजन से पहले स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। हमने स्टार्टिंग में कितने सदस्य देखे थे, 389 सदस्य। तो विभाजन के जब नहीं हुआ था, जब स्टार्टिंग में बनी थी, तब कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। और ये 389 क्लासिफिकेशन कैसे कैसे था, प्रांतों से था 292 प्रांतीय विधानसभाओं से जो STV पद्धति से चुने गए थे वो 292 थे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे, जैसे दिल्ली से, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, 4 इनसे थे। तो कुल मिला के थे 389। विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग अलग हो गई, पाकिस्तान अलग बन गया, उन्होंने अपनी संविधान सभा अलग से बनाई। तो वे टोटल से जो सदस्य रह गए थे वो रह गए थे भारत की संविधान सभा के 299 सदस्य, जिसमें 70 तो देशी रियासतों से थे और 229 थे ब्रिटिश प्रांतों से थे। इसमें अगर चुनावी परिणाम की बात करें 1946 में जो चुनाव हुआ था इनका, तो सबसे ज्यादा जो सदस्य थे कांग्रेस से थे, देन मुस्लिम लीग से, अन्य दलों से थे, मतलब 200 से भी ज्यादा थे कांग्रेस के, और मुस्लिम लीग से बहुत कम थे, लगभग 4 गुना कम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी और ज्यादा, तो महिलाएं भी थी इसमें, 15 महिलाएं थी, जिसमें महत्वपूर्ण थी, कुछ महत्वपूर्ण के नाम मैं जूम कर दूं, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षायनी वेलायुधन जैसी महिलाएं इसमें शामिल थी। हिंदू सदस्य लगभग 94%, 6%
मतलब 94 के लगभग परसेंटेज में देखे ना, तो मतलब एवरी 100 में से 94 लोग तो हिंदू थे। इसीलिए इसको हिंदुओं का मतलब किसकी आलोचना जब हुई थी तो हिंदुओं का स्वर्ग बोला गया था इसको, हिंदुओं का एक प्रतिनिधि निकाय बोला गया था इसको। अनुसूचित वर्ग में 30+ सदस्य धार्मिक समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिला, मतलब धार्मिक समुदायों से भी थे और अनुसूचित SC ST से भी थे। वहीं मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, पाकिस्तान के लिए अलग मांग की थी और हैदराबाद रियासत भी इसमें शामिल नहीं हुई थी स्टार्टिंग में। देन कुछ पदाधिकारी और महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर ले तो अस्थायी अध्यक्ष 2024 का PY को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बनी तो सबसे वरिष्ठ ये थे, वरिष्ठता के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। देन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया संविधान सभा की। इसके अलावा उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता इनको बोला जाता है संविधान के पिता। और संवैधानिक सलाहकार BN राव है। सर बेनियल नरसिंह राव, ये इनका पूरा नाम था। आप कुछ कालक्रम की बात करें, इंपॉर्टेंट कालक्रम की बात करें तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है कि कभी स्टेटमेंट में है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन CSE में भी पूछ लेते हैं। पहली बैठक होती है कब? 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है। अब सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट बन गया ये। 13 दिसंबर को 4 दिन बाद में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बाद में ये बना उद्देश्य का प्रस्तावना का ही, मतलब प्रस्तावना बना ये नेहरू प्रस्ताव, नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को 4 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। देन प्रारूप समिति का गठन होता है 19 अगस्त 1947 को और 4 नवंबर को इसने अपनी रिपोर्ट दी, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। प्रारूप 4 नवंबर को अगस्त में बनी और 4 नवंबर 1948 को 26 नवंबर 1949 को, मतलब इसमें कई बार मतलब सुधार भी हुए। जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी 4 नवंबर 1948 को समक्ष प्रस्तुत की थी, उसमें कई सुधार भी हुए। देन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और इसी दिवस को संविधान दिवस के रूप में अपनाया जाता है। 24 जनवरी को 1950 को फाइनल हस्ताक्षर कर दिए गए इस पर और 26 जनवरी को ये पूर्णतः लागू हो गया था इसको गणतंत्र दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 और जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाया गया। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये आपको देखनी हो, याद करने हो। सिन्हा स्थायी, राजेंद्र प्रसाद स्थायी, अंबेडकर प्रारूप, राव सलाहकार, 26 नवंबर को अंगीकृत, 26 जनवरी को लागू। इसके अलावा अब संविधान के निर्माण के बारे में नंबर्स ऑफ मस्ट नोन जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल सत्र हुए थे 11, कुल बैठकें हुई थी 165, हमने देख चुके। प्रारूप पर विचार चला था, प्रारूप समिति ने 114 दिन तक इस प्रारूप पर डिस्कशन किया था, प्रारूप पर विचार किया था। मूल में अनुच्छेद कितने थे टोटल में? जब मूल संविधान लागू हुआ था 395 अनुच्छेद थी, 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। 9th 10th 11th 12th कब कब जोड़ी गई, किस किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब तक कि हम पढ़े उससे पहले आज ही आप बता दो। प्रारंभिक सदस्य कितने थे हमने देखा 389, देन रह गए थे 299। अब और हस्तलिखित संविधान मतलब किसने लिखा, सुलेखकार कौन थे? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इटैलिक शैली में इन्होंने हस्तलिखित शैली थी, इटैलिक शैली, उसमें इसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा चित्रांकन किया गया इसको। नंदलाल बोस ने नेतृत्व किया, शांति निकेतन के जो चित्रकार थे ना, तो उन्होंने इसका चित्रांकन किया। मतलब हर जो भी अध्याय है ना उससे पहले एक जो चित्र है तो वो किसने, नंदलाल बोस, जो उनके नेतृत्व में ये बनाया गया था। आपको एक काम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको कर लेना है। कई एग्जाम्स है ना उनमें ये पूछ लेता है कि किस अध्याय से पहले कौन सी इमेज बनी हुई है, संविधान में कौन सा चित्र बना हुआ है। आप इसको मोटा मोटा एक बार देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ से लगाना भूल गया, नहीं तो मैं आपको ये लिख के दे देता। तो आप इसको देख लेना, कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन।
प्रथम संसद की बात करें तो प्रथम संसद के सदस्य संविधान वही जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उस टाइम पे जो इलेक्शन तो हुए नहीं थे, तो जो जिन्होंने फाइनल हस्ताक्षर किया था उस टाइम पे जो थे संविधान सभा के सदस्य, वही प्रथम संसद के सदस्य भी बने, जब तक कि 1952 के आम चुनाव नहीं हो गए। और ये जो बैठकें हुई थी ना, इसमें प्रेस को और जनता को ऐसे नहीं कि बंद रूप में एक कमरे में बंद होके चुपचाप चुपचाप संविधान बनाने गए, नहीं, खुली बैठकें थी। जनता ने बैठकों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति थी, जनता भी और प्रेस दोनों भाग ले सकते थे। इसके अलावा प्रारूप समिति, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज में पहली देखें, जो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्य और थे, तो इनसे क्वेश्चन आता है, हमें इनको हम अच्छे से याद कर लेंगे। जो प्रारूप था इन्होंने 4 नवंबर 1948 में पेश किया। भीमराव अंबेडकर जी जो थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके योगदान की बात करें तो 60 प्लस देशों के संविधान को उन्होंने अध्ययन किया, फिर संविधान तैयार किया। बी आर जो राव था, BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार, प्रारूप तैयार करने में उन्होंने सहायता की थी। तो ये सारी चीजें थी। अब 7 सदस्य कौन कौन थे? पहले तो संविधान के पिता कहा गया अध्यक्ष साहब प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, दादा साहब, देन एन गोपाला स्वामी आयंकर थे, जो वरिष्ठ विधिवेत्ता प्रशासक थे। ये आपको याद नहीं रखना क्या थे क्या नहीं थे, बस एक बार सुन रहे हो और क्लिक कर जाएगा ऑप्शन देख के अगर आया तो भी। तो आपको याद रखने हैं ये कौन कौन थे। तो एन गोपाला स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उस टाइम पे संवैधानिक विशेषज्ञ थे। डॉक्टर KM मुंशी, जो लेखक एवं विधिवेत्ता थे, कौन इस प्रारूप समिति के? KM मुंशी। देन सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा BL मित्र थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में, उनके जगह पे आए थे माधव राव। और DP खेतान जो थे 7वें सदस्य, उसकी जगह पे इनकी मृत्यु हो गई थी, इसकी जगह पे आए थे TT कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्य थे, जो अगर आप इसको ट्रिक से याद रखो तो AGAMSM के अम्बेडकर जी, गोपाल स्वामी, अल्लादी, मुंशी, सादुल्ला, मित्तल या माधव की जो है खेतान या कृष्णमाचारी, यानी ये मृत्यु की वजह से आए थे TT कृष्णमाचारी, और BL मित्तल की जगह माधव साहब आए थे। MM याद रखना, MM तो आए थे इस्तीफे के चलते आए थे। प्रमुख समितियां की बात करें तो कुछ प्रमुख समितियों की बात करें तो नियम समिति किसके पास थी? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति भी इन्हीं के पास थी। वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये तीनों समितियां किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। नियम, संचालन, वित्त एवं कर्मचारी समिति। प्रत्यय समिति की बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास थी। संसद समिति हाउस के लिए जिम्मेदार थे डी पट्टाभी सीतारामैया। कार्यक्रम समिति KN मुंशी जी के हाथ में थी। राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडहोक समिति, राष्ट्रीय ध्वज चौथी समिति थी जिसके ये अध्यक्ष थे। संविधान सभा का कार्य GV मावलंकर जी ने किया था। तो नियम, संचालन, राष्ट्रीय ध्वज समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी के पास में कौन कौन सी समितियां थी? संघ संविधान और संघ शक्ति समिति, संघ दोनों देख लेना, संघ संघ लगा हुआ है। ये समितियां किसके पास थी? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के पास थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सी शक्तियां थी? वो थी प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए पास थी। प्रांतीय संविधान एवं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी वो किसके पास थी? वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आपको पता ही है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अलावा मूल अधिकारों पर एक उप समिति भी थी अल्पसंख्यकों के लिए। समिति, मेन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप समिति मूल अधिकारों के लिए JB कृपलानी। HC मुखर्जी भी अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब 2 पार्ट्स में टूट गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो मूल अधिकारी अल्पसंख्यक समिति थी, मूल उसकी उप समिति दोनों की, मौलिक अधिकारों की JB कृपलानी, और HC मुखर्जी किसके पास? उसके पास से अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अलावा गोपीनाथ बारदोलोई की बात करें तो उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति असम क्षेत्र के समिति के अध्यक्ष बने गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति एवं असम क्षेत्र के अध्यक्ष बने गोपीनाथ बारदोलोई। नेहरू की आप याद रखना, संघ एवं संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल जी की आपको याद रखनी है ज्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन से नीचे पूछे जाते हैं। कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्वेश्चन पूछ जाता है, स्टेटमेंट दे देता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन
बोला गया है कि इसको सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया। तो इसके अलावा ये इसका कुछ निर्वाचन था, कांग्रेस का वर्चस्व था, 80% लगभग कांग्रेस थी। एक दलीय सभा इसको कहा गया। आइवर जेनिंग्स जो थे इन्होंने भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, केवल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। हिंदुओं का वर्चस्व था, ग्रेनवेल ऑस्टिन इनको, यह एक अभिजात्य वर्ग की सभा थी। ग्रेनवेल ऑस्टिन, ये उच्च आलोचना की पॉइंट है, आप याद रख लेना किसने किस क्या क्या बोला था। देन डिफेंस भी किया गया इनका, बचाव की संप्रभु निकाय थी, ये 15 अगस्त 1947 के बाद संप्रभुता से काम कर रही थी, भारी शक्तियों के अधीन नहीं थी। द्विकार्यात्मक था, संविधान का निर्माण भी कर रही थी, अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करने के लिए दोहरी भूमिका निभाई इसने, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रशासन का काम था ना, अंग्रेज तो चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद, और जब तक कि आम चुनाव नहीं हुए 1952 तक, तब तक अंतरिम सरकार का काम भी तो यही निभा रही थी ना। विविध विचारधाराएं थी इसमें, जैसे केटी साहब वामपंथी हो गई, दक्षिणपंथी भी थी जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी उदारवादी, मतलब लगभग सभी विचारों का समावेश था, सभी धर्मों से, महिलाएं का भी प्रतिनिधित्व था, सर्वसम्मति आधारित था, मतदान से नहीं, आम सहमति से निर्णय लिए जाते थे। जब सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे, ऐसे नहीं कि मतदान में एक सिंगल वोट से, जैसे साधारण मतदान से, तो आम सहमति से ये जो निर्णय लिए जाते थे, खुली बहस होती थी, प्रेस एवं जनता को स्वतंत्र प्रवेश मतलब मंजूरी दी जाती थी। इसके अलावा कुछ दोबारा से वही रिवीजन है, विचारों के जनक एम.एन. रॉय कैबिनेट मिशन में, पीसीए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, अब इसको सेंट्रल हॉल बना दिया गया 9 दिसंबर को। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष सलाहकार कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को बाद में प्रस्तावना बना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो प्रस्तावना रहेगा। अंगीकृत वर्सेस लागू 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ था, 2 महीने बाद लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ना सबसे पहले जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इस डेट को, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया संविधान को। इसके अलावा कुल 11 सत्र हुई, 165 बैठकें हुई, प्रारूप पर भी चर्चा हुई थी 114 दिन तक। ये सारे हमने रिवीजन सब रखा है हमारा। 8 अनुसूचियां थी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा सुलेखकार के रूप में, चित्रांकर नंदलाल बोस ने सदस्य, ये सारे सदस्य थे। तो ये सारा था संविधान सभा के बारे में। अब हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान विदेशी स्रोतों से लिए गए सभी स्रोत। मतलब भारतीय संविधान बना दिया, संविधान लागू भी करवा दिया 26 नवंबर, अब स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए थे तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से चुना गया था। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ही ली कि कब अपनाया गया था। इसमें है ना 10 देशों से, हम सभी 10+ देशों से हमने भारत का संविधान से कुछ कुछ प्रावधान लिए थे। तो हालांकि उन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में उनको, मतलब जैसा भारत के को नीड थी ना, उस परिप्रेक्ष्य में उनको चेंज कर दिया गया था। सबसे बड़ा स्रोत तो यही था 1935 का अधिनियम, जिसमें लगभग 70% ढांचा तो इसी से आ गया था। तो और इसमें हमने देखा भी बहुत सारे प्रावधान, और अब आगे भी देख लेंगे क्या क्या और कच लिया गया था। आलोचना तो इसी आधार पर होती है ना, इसको उधार का थैला बोला जाता है, बैग्स ऑफ बोरोविंग कहा गया। पर निर्माताओं ने हर प्रावधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डाला था। मैंने बताया ये कि इसको उधार का थैला ऐसे नहीं बोला जा सकता, हमने एज इट इज नहीं उठाया किसी का भी, हमने हमारे परिप्रेक्ष्य में इसको चेंज किया। भारत का सब इसमें देखो 1935 से क्या क्या लिया गया, संघीय ढांचा, फेडरल ढांचा, जो फेडरल स्कीम थी, में केंद्र एवं राज्यों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर था, शक्तियों का विभाजन किया गया था, प्रांत स्वायत्ता। अब हमारा संविधान था तो केंद्र में भी स्वायत्ता आ गई थी। राज्यपाल का पद लिया गया 1935 से, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया, वो संवैधानिक पद बना दिया गया इसको, राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व होगा। तो 1935 से ही वो था, इंस्पायर था। जुडिशरी की संरचना कैसी होगी, अधिकार क्षेत्र, ये 1935 से आए। यूपीएससी आया, पीसीएस आया, स्टेट पीसीएस, ये सारे 1935 से आए। आपातकालीन प्रावधान आए, प्रशासनिक वितरण 352, 356, 360, और प्रशासनिक विवरण जो है दैनिक शासन व्यवस्था का आधार, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे कहाँ से आए, ये हमने डिटेल्स पढ़ ली है ना अभी ऊपर, इसलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। 1935 से आए। अब ब्रिटेन से भी हमने कुछ लिए, ब्रिटेन से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए थे, क्योंकि ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रावधान लेने का कारण 1935 के बाद यही था कि चूंकि शासन कौन चला रहा था,
अंग्रेज चला रहे थे। और वो वहाँ पे जो संसदीय प्रणाली थी ना, वहाँ पे जो प्रणाली लागू थी उसके बेस पे चला रहे थे। एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत के लोग धीरे धीरे ढलने लगे थे ब्रिटेन की वो जो प्रणाली, संसदीय प्रणाली चल रही थी उसके अनुरूप। तो उसी को अपना लिया गया। तो कुछ प्रावधान जो लिए गए थे मूल रूप से ब्रिटिश संविधान से आए भारतीय संविधान में, वो थे संसदीय शासन प्रणाली, जो आज हम संसद का कंसेप्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ आया, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, कानून के समान संरक्षण, एकल नागरिकता, कंजन सिंगल सिटीजनशिप, हम भारत केवल भारतीय की नागरिकता केवल एक होगी भारतीय के नाम से, केवल भारतीय। अमेरिका की तरह राज्य की नागरिकता अलग, भारत सेंटर की, अमेरिका की स्पेशल अलग, इस तरीके का कंसेप्ट नहीं, बल्कि ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता अपनाई। और द्विसदनीयता व्यवस्था अपनाई गई, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार सदस्यों को, प्रोगेटिव रिट जो है, ये सारी चीजें कहाँ से आई, यूके से लिए गए ये सारे प्रावधान, तो ये याद रखना आपको। इसके अलावा यूएसए से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं? यूएसए से हमने लिए मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए, बिल ऑफ राइट्स लिए हैं, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित थे। हालांकि ये याद रखना कि अमेरिका में ये बिल ऑफ राइट्स है ना, वहाँ की पहली संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और हमारे मूल संविधान में थे मूल अधिकार 12 से 35 तक। जुडिशियल जो रिव्यू है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, ये हमने अमेरिका से सीखा। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायाधीशों की नियुक्ति व हटाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से आया? ये यूएसए से आया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का जो पद है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये कहां से? अमेरिका से प्रेरित थे। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके अलावा उद्देशिका का जो विचार था ना, आइडिया ऑफ प्रिंबल्स, भाषा तो इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई और विचार यूएसए से लिया गया था। ये सारे कंसेप्ट कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए थे। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो 3 महत्वपूर्ण प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। एक तो डीपीएसपी लिया गया था, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए, जो हमारे मूल संविधान में अपनाए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डिटेल से पढ़ेंगे इनको, अभी हमारी शुरुआत है, जो कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होगी? संसद प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। ये जो विधि थी ना, ये कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। देखो कहाँ कहाँ से राष्ट्रपति का पद बना। महाभियोग ले लिया यूएसए से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, और कौन कौन से सदस्य इसमें वोट वगैरह दे सकते हैं, ये कहाँ से ले लिया? आयरलैंड से। राज्यसभा में भी जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में, ये भी लिया गया था। कहाँ से? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 3 चीज याद रखना। हमें डीपीएस भी तो याद रहती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन की विधि है, राष्ट्रपति राज्यसभा का मनोनयन हमें याद नहीं रहता, तो उसको भी याद रखना है। अब कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया, कनाडा से संघीय संघ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई थी, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि केंद्र को मजबूत रखने की जो प्रणाली है ना, सशक्त संघीय प्रणाली, केंद्र कनाडा से ली गई थी। ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को ना देकर केंद्र को दी गई, ये थी कनाडा से प्रेरित था। फिर अमेरिका में है ना, जो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? अमेरिका में राज्यों को दी जाती है, लेकिन कनाडा में और भारत में किसको? केंद्र को दी जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल होना चाहिए, मतलब स्टेट में केंद्र का एक एजेंट, एक अधिकारी होना चाहिए, ये तो यूएसए से। अब उसकी नियुक्ति कैसे हो, क्या प्रक्रिया होगी, कौन करेगा? तो ये सारी प्रक्रिया चुनी गई थी। कहाँ से? कनाडा से ली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी जो एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है ना, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है, वो कहाँ से ली गई? वो भी कनाडा से ही प्रेरित थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए? तो कनाडा से याद रखना, सशक्त संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श अधिकारिता। ऑस्ट्रेलिया याद आते ही हमें आता है याद, सूचियां याद आती है कि जो कौन कर लिस्ट है, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची जो है, ये कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका की लैंग्वेज क्या है? प्रिम्बल।
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। थीम क्या है, महत्व क्या है, किस तरीके से बनेगी, प्राइमबल, ये यूएसए से हमने पढ़ा। तो समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ज्वाइंट सिटिंग और उद्देशिका की भाषा, ये याद रखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है। इसके अलावा जर्मनी से, यूएसएसआर से, साउथ अफ्रीका और जापान से क्या क्या लिए हैं। जर्मनी के संविधान, जिसको वाइमार संविधान बोलते हैं, उससे क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब आपातकाल लगा हो तो कौन कौन से मूल अधिकारों का हनन हो सकता है ड्यूरिंग आपातकाल के दौरान। 358 से 359 जो है वो कहाँ से लिए गए थे, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। तो याद रखना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से प्रेरित है, जर्मनी से। और यूएसएसआर से क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51(1) के तहत जो जोड़ी गई थी वो यूएसएसआर से ली गई। हालांकि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श जो थे वो भी यूएसएसआर से प्रेरित थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का जो आदर्श था। देन संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये ली गई थी साउथ अफ्रीका से। देन जापान से क्या लिया गया, रूल ऑफ लॉ, सॉरी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली गई जापान से। देन बाद में अपनाया गया किसको, जो विधि का द्वैत शासन जो यूएसए से प्रेरित था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसले से प्रूव किया कि भारत में भी विधि का द्वैत शासन है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात आए तो जापान से याद रखना, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता का आधार भी यही बना। तो वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सोवियत संघ, फंडामेंटल ड्यूटीज और न्याय का कंसेप्ट। साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इन सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये सारे थे। इसके अलावा फ्रांस से भी कुछ लिए गए थे प्रावधान, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उससे प्रेरित थे। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी भारत में, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, वंशानुगत राजशाही नहीं होगी, निर्वाचन राष्ट्रपति होगा। तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से प्रेरित थी, फ्रांस से प्रेरित थी। वहीं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, ये तीनों आदर्श है ना, ये प्रस्तावना में जो जोड़े गए थे, ये कहाँ से प्रेरित थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यूएसएसआर थे। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, मतलब ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें चाहिए समानता चाहिए, हमें बंधुत्व की भावना चाहिए। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और यहीं से भारत में भी इनको ऐड कर लिया गया। तो ये सारे कुछ देश थे जिनसे इंपॉर्टेंट जो प्रावधान थे वो सारे दिए गए। जल्दी से देख लें इन सभी को, एक क्विक रिवीजन कर लें इन सभी का। तो ये आप इसका एसएस रख सकते हैं बार बार रिवीजन के लिए। यूके से लिए हमने संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनीयता, संसदीय विशेष अधिकार। यूएसए से लिए हमने लिए मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग कैसे हो सकता है, उद्देशिका का विचार, ये और ये सारी चीजें यूएसए से। आयरलैंड से डीपीएस भी ले लिया, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन चुनाव वोट दे सकता है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं, ये तीनों आयरलैंड से हो गए। कनाडा से क्या हो जाएगा, सशक्त केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में, मतलब अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी परामर्श अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ से, कनाडा से ली गई है। तो चारों चीजें कनाडा से आती हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, उद्देशिका की परिभाषा, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जर्मनी से क्या, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो जाता है ना, ये जर्मनी से लिया गया है। मूल कर्तव्य 51(1), प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यूएसएसआर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए विशेष बहुमत का जो प्रावधान है, संविधान संशोधन, ये। और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्य निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, मनोनयन कहाँ से लिया गया राज्यसभा में, वो आयरलैंड से, और निर्वाचन की प्रक्रिया जो अन्य सदस्य हैं उनकी,
वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जापान के द्वारा। गणतंत्र, शासन, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, ये प्रस्तावना से लिए गए। गणतंत्रात्मकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से आए हैं? ये आए हैं फ्रांस से। तो ये सारा मैंने क्विक रिवीजन आपका करा दिया। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखने हैं। भारत सरकार अधिनियम से लगभग 70% ढांचा हमने देखा। उद्देशिका की भाषा और विचार यूएसए से, अवशिष्ट केंद्र के पास यूएसए में राज्यों के पास है, ठीक है। भारत में भी राज्य केंद्र के पास और कनाडा में भी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। डीपीएसपी आयरलैंड से, न्याय द्वारा परिवर्तन, ये तो सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति चुनाव आयरलैंड से प्रेरित है। महाभियोग यूएसए से चला जाएगा। यूएसएसआर ने 42वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई, न्याय वगैरह जोड़ दी गई। तो ये सारी प्रावधान थे जो कहां से लिए गए? विदेशों से भारत के संविधान बनाया तब लिए गए थे। तो यहाँ पे होती है हमारी क्लास, आज की क्लास का एंडिंग। तो मैं आपको बता दूं कि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ने के वाले हैं, उसमें जो टॉपिक्स क्या क्या होंगे तो आप अच्छे से समझ लो इन टॉपिक्स को, पहले एक बार सुन लो। पहला टॉपिक किसमें हम पढ़ेंगे? संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन, कंसेप्चुअल अगर कोई स्टेटमेंट वगैरह पूछ ले तो जल्दी से एक बार संविधान की विशेषताएं और ये सारी चीजें देख लेंगे। दूसरा जो मेन कल का स्टार्ट होगा, उद्देशिका से स्टार्ट करेंगे। उद्देशिका से क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना से। तीसरा टॉपिक जो हम करेंगे 1 से 4 आर्टिकल तक, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र भारत का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका से ही हो जाएगा वैसे तो। और आर्टिकल 1 से 4 के बाद में एक हम जो 5 से 11 तक नागरिकता है ना, नागरिकता के जितने प्रावधान है इंपॉर्टेंट, और नागरिकता संविधान, नागरिकता का जो संशोधन है सीएए, तो उसकी जो सारी पृष्ठभूमि वगैरह है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? कल वाली क्लास में। तो ये 4 टॉपिक्स हमारी कल की क्लास होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है, मैं कुछ एक बात आपको सुनकर जरूर जानी है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स भी हुई हो। तो इतनी लंबा लेक्चर मेरा पहला लेक्चर था, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे ये सारी गलतियां सुधारता चला जाऊं। आपको एक काम करना है, मुझे फीडबैक जरूर देना है। फीडबैक आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसी क्लास लगी, जैसी नहीं लगी, कुछ कमी आपको दिखी, कुछ चीजें आपने पकड़ी हो, कुछ नई चीजें आपने जो मैं इंप्रूव कर सकता हूं आपके लिए, तो वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देवे। मैं आपके फीडबैक का मतलब कि आभारी रहूंगा अगर आप फीडबैक देते हो। तो अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा हो, आप फीडबैक जरूर देवे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस सीरीज़ को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम भी इस सीरीज़ को लास्ट तक ले जा सके। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जल्दी से जल्दी हम Q&A सेशन भी कर सकें। और अभी के लिए आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। यानी जो हमारी नेक्स्ट जो डेट है 29, उसको हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। टाइमिंग चेंज कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अपडेट बता दूंगा, एक दिन पहले बता दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।